आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ हर एक स्टोरी आपको सिस्टम, रोमांस और जादू की एक अलग ही सफर पे ले जाती है। डिस्क्लेमर: गल्प पे बताया गया स्थान, काल, चरित्रों सब कुछ काल्पनिक है। अध्याय 41। जब प्रिया कपूर ने नेहा कपूर को ये कहते सुना कि दूसरे पक्ष के विला में एक महिला रहती है तो वह भी बहुत दुखी हुई। क्या कमीना है, ये कमीना है। नेहा: कुछ नहीं, दुनिया में हजारों मर्द हैं, कोई भी भला मर्द नहीं मिलेगा। किसी कमीने को दिल पर मत लो, चलो पी लो। प्रिया कपूर ने वाइन का गिलास पकड़े हुए नेहा कपूर से फिर कहा और एक और गिलास पी लिया। नेहा कपूर ने सिर हिलाया और आदित्य वर्मा को एक तरफ फेंक कर दूसरा ड्रिंक पीने वाली थीं। डिंग! लेकिन इसी समय नेहा कपूर का फोन बजा और यह एक व्हाट्सएप संदेश था। जब नेहा कपूर ने इसे खोला तो उनके सुंदर चेहरे पर अचानक एक अजीब सा रंग आ गया। ये वास्तव में आदित्य वर्मा का संदेश था। कहाँ है? आदित्य वर्मा ने वास्तव में उसे संदेश भेजने की पहल की, शायद इसलिए क्योंकि उसने देखा कि वह वापस नहीं गया। क्या आप अपना ख्याल रखते हैं? फक फक करना। नेहा कपूर ने मन ही मन ठंडी सांस ली, लेकिन आदित्य वर्मा के संदेश का कोई जवाब नहीं दिया। उनके बगल में जब प्रिया कपूर ने ये दृश्य देखा तो उनके दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हुई और उन्होंने सीधे नेहा कपूर से पूछा, नेहा, क्या ये वही लड़का है जिसने संदेश भेजा था? नेहा कपूर ने प्रिया कपूर को आंख मारते हुए एक जोरदार तमाचा मारा। क्या ये सच है? आपने क्या पोस्ट किया? मुझे देखने दो। प्रिया कपूर अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सकी, इसलिए उन्होंने नेहा कपूर का फ़ोन उठाया और तुरंत फ़ोन पर व्हाट्सएप संदेश देखे। ओह, वह कहाँ है? वह तुम्हारा ख्याल रख रहा है। प्रिया कपूर ने गुस्से से कहा, जल्दी से उसे लोकेशन भेजो, उसे आने को कहो और उससे आमने सामने पूछताछ करो। तुम्हारा क्या मतलब है? जब नेहा कपूर ने प्रिया कपूर की बातें सुनी तो वह घबरा गईं और अनिच्छुक हो गईं। चलो उसे भूल जाते हैं, छोड़ो। काया मत बनो, ये मेरे सीईओ जैसा नहीं है। चिंता मत करो, मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, प्रिया कपूर ने फिर कहा। नेहा कपूर हिचकिचा रही थीं। ये दृश्य देखकर प्रिया कपूर ने फिर आह भरी। ओह, तुम्हें इस तरह देखो, मुझे करने दो। प्रिया कपूर ने नेहा कपूर का फ़ोन पकड़ा और चैट करने के लिए व्हाट्सएप खोला। नहीं, नेहा कपूर अचानक घबरा गईं और अपनी सबसे अच्छी दोस्त को रोकना चाहती थीं, लेकिन प्रिया कपूर पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुकी थीं। माफ़ करना, मैंने इसे पहले ही पोस्ट कर दिया है। हाँ, प्रिया कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मंगे, मैं तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दूंगा। नेहा कपूर शर्म से लाल हो गईं, दुखी भाव से प्रिया कपूर को घूरने लगीं और गुस्से से अपने पैर पटकने लगीं। हाँ, ऐसे मत बनो। नेहा, मैं गलत था। क्या ये ठीक है कि मैं गलत था? मैंने तो सिर्फ उसे लोकेशन भेजी थी, पता नहीं वो आएगा भी या नहीं। गुस्सा मत हो, मैं गलत हूँ। क्या ये ठीक नहीं है? मैं खुद को शराब पीकर सजा दूंगा। जब प्रिया कपूर ने नेहा कपूर का रूप देखा तो वह जल्दी से बोली, 1 कप नहीं, 3 कप। नेहा कपूर ने तपाक से कहा, 3 ड्रिंक? अच्छा, मैं अभी अभी वापस आया हूँ और तुम मुझे जानबूझकर नशे में धुत करना चाहते हो, है ना? 3 ड्रिंक तो 3 ड्रिंक ही होते हैं। जब मैं नशे में होता हूँ तो तुम मुझे वापस ले ही आते हो। प्रिया कपूर ने भी जोखिम उठाया और सीधे शराब का गिलास उठाया और एक के बाद एक कप उसके मुंह में डाल दिया। दोनों औरतें ऐसे ही एक के बाद एक प्याले पी रही थीं, जिससे आसपास के कई लोग अजीब नज़रों से देखने लगे। जब उन्होंने दोनों औरतों की आकृतियां देखीं तो वे भी चौंक गए। यहाँ तक कि कुछ पुरुष भी बीच बीच में इधर उधर देखते रहे और उन दोनों लड़कियों को घूरते रहे। यहाँ तक कि कुछ लड़के जिनकी गर्लफ्रेंड थीं भी इससे अछूते नहीं रहे, जिससे उनकी गर्लफ्रेंड्स चिड़ी हुई लग रही थीं। कुछ लड़कियों ने तो उन्हें सीधे कबाब पर भून डाला। उन्होंने खाना भी नहीं खाया, बल्कि गुस्से से उठकर चली गईं, जिससे उनके बॉयफ्रेंड असमंजस में पड़ गए। इस समय वहाँ एक बिना शर्ट का युवक खड़ा था, जिसके बाल छोटे थे और शरीर पर कई टैटू थे। वह अभी अभी पास ही एक सार्वजनिक शौचालय से निकला था और उस बारबेक्यू स्टॉल के पास से गुजरा जहां दोनों लड़कियां खड़ी थीं। अनजाने में ही इस सामाजिक युवक ने नेहा कपूर और उसकी 2 लड़कियों को कोने में बैठकर शराब पीते और सीख खाते हुए देखा। वाह, क्या खूबसूरती है! जब समाज के युवा लोगों ने दोनों महिलाओं के रूप और आकृति को देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं और वे कोसने से खुद को नहीं रोक सके। हालांकि इस स्नैक स्ट्रीट में कई हसीनाएं हैं, फिर भी मेरे सामने वाली दोनों जितनी खूबसूरत औरतें बहुत कम हैं।
सबसे खास बात यह है कि दोनों औरतें अभी भी शराब पी रही हैं और उनके साथ कोई पुरुष साथी नहीं है। ये कितना अच्छा अवसर था, समाज के युवा लोग इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। आज रात मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सोसाइटी में मौजूद युवक नेहा कपूर और दोनों लड़कियों को आंखों में आंसू लिए देखा और उसकी आंखें वासना से भर गईं। अगले ही क्षण उस सामाजिक युवक ने उसकी जांघें खींच लीं और तेजी से भाग गया। 2 मिनट नहीं, ये सामाजिक युवक एक ग्रिल्ड मछली की दुकान पर आया था। इस समय राजू भाई और उसके 10 से अधिक भाई यहाँ ग्रिल्ड मछली खा रहे थे और शराब पी रहे थे, और वे जमकर शराब पी रहे थे। मुंबई के जियांगुआ इलाके में रहने वाले राजू भाई लंबे चौड़े, हटे कट्टे, मुंडा सिर, मोटा शरीर, टैटू और चेहरे पर एक जख्म के निशान वाले इंसान हैं। वो देखने में बहुत ही खूंखार लगते हैं और इस इलाके में लोगों के बीच आज भी उनकी बहुत इज्जत है। कम से कम दुकानदार और ठेले वाले उनसे डरते तो हैं और कई बार तो उन्हें खाने के पैसे भी नहीं देते। अतीत में यह अजगर जहां भी खाता था वह अशुभ हो जाता था। चूंकि वे उसे नाराज नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने पुलिस को बुलाने की कोशिश नहीं की। हालांकि पुलिस बुलाने के बाद दूसरे पक्ष को कुछ दिनों की कैद के बाद रिहा कर दिया गया और स्थिति और भी बदतर हो गई। कई व्यापारी और विक्रेता गुस्सा तो करते हैं, लेकिन खुलकर बोलने का साहस नहीं कर पाते। इस समय राजू भाई के छोटे भाइयों में से एक, जिसका नाम ली दाजूंग था, शौचालय का उपयोग करने के बाद गाड़ी से गिर गया। दाजूंग, शौचालय का उपयोग करने में तुम्हें इतना समय क्यों लगा? अरे, तुम पेशाब करना चाहते हो, है ना? चलो, सजा के तौर पर 3 कप पियो। जब भाइयों ने ली दाजूंग को देखा तो वे सभी बोल उठे। हालांकि ली दाजूंग ने उत्साहित होकर राजू भाई से कहा, भाई लांग 2 शीर्ष स्तर के हैं। जैसे ही ली दाजूंग ने ये कहा, राजू भाई और उनके आदमियों की आंखें चमक उठीं। कौन से शीर्ष स्तर के? वे कहाँ हैं? क्या ये सच है? हे भगवान! दाजूंग, गलती मत करना, पिछली बार मुझे अगली सुबह उल्टी हो गई थी, राजू भाई ने भी पूछा। भाई लॉन्ग, यकीन मानो, इस बार तो कमाल हो गया और वो 2 हैं। मैंने उन्हें अभी टॉयलेट में देखा था और वो अकेले ही शराब पी रहे थे। ली दाजूंग ने तुरंत फिर कहा, पिछली बार गलती हो गई थी, उसने केवल आकृति का पिछला भाग देखा था और रात हो गई थी, इसलिए उसने गलती की। मैं फिर से तुम पर भरोसा करूंगा, आओ मुझे दिखाने ले चलो, राजू भाई ने सीधे ली दाजूंग से कहा। चलो चलें और देखें किस तरह का सर्वश्रेष्ठ। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे पहले नहीं देखा है। जल्द ही राजू भाई अपने आदमियों के एक समूह के साथ ली दाजुआन के पीछे पीछे बारबेक्यू स्टॉल पर पहुंचे, जहां उन्होंने बिल का भुगतान किए बिना ही 2 देवियों के दर्शन किए थे। भाई लांग, ये वही है, ली दाजुआन ने नेहा कपूर और 2 महिलाओं की ओर इशारा किया। अरे, ये सचमुच सबसे अच्छा है, ये सचमुच सबसे अच्छा है। जब राजू भाई और उनके अन्य लोगों ने ली दाजून द्वारा बताई गई दिशा में देखा तो वे अचानक चिल्ला उठे। उनकी आंखें अत्यंत कामुक प्रकाश से भरी हुई थीं और वे सब सीधे देख रहे थे। वह आकृति और रूप वास्तव में उन महिलाओं से बहुत अलग था जिनके साथ उन्होंने पहले संभोग किया था। अरे वाह, लगता है आज हम सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं। चूंकि मैं, राजू भाई, इन 2 श्रेष्ठ लोगों से मिला हूं, इसलिए मुझे इन्हें जाने नहीं देना चाहिए। राजू भाई की आंखों में भी वासना का भाव था और वो फिर से नशे में थे। वो इतने नशे में थे कि इतनी खूबसूरत औरत को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए। देखो, वे दोनों औरतें अभी भी शराब पी रही हैं। उनमें से एक तो खड़ी भी नहीं रह सकती। क्या ही बढ़िया मौका है। भाई लॉन्ग, आओ, जब तुम्हारा काम हो जाए तो पहले मांस खा लेना और जब तुम्हारा काम हो जाए तो भाइयों को भी थोड़ा सूप पिला देना। इस समय राजू भाई के बगल में एक और छोटा भाई बोला। मैंने देखा कि 2 महिलाओं में से एक खड़ी हुई, मानो उसे शौचालय जाना हो, लेकिन वह गिर पड़ी। जाहिर है उसने शराब पी रखी थी। चिंता मत करो, जब मैं खुश होऊंगा तो ये तुम्हारी गलती होगी। छोटे भाइयों की बात सुनकर राजू भाई मुस्कुराए और बोले, तुम सब यहाँ इंतजार कर रहे हो। जब हम साथ चलेंगे तो इस खूबसूरती को डराना मत। अगर तुम्हें फर्क नहीं पता तो फिर से यहाँ आना, मेरी तरफ देखो। राजू भाई ने छोटे भाइयों से फिर कहा और सीधे उस ओर चल पड़े जहां नेहा कपूर और दोनों लड़कियां थीं। दूसरा पहलू, प्रिया कपूर शौचालय से वापस आते समय लड़खड़ा गईं और लगभग शौचालय में ही गिर पड़ीं। मनगे, क्या तुम ठीक हो? प्रिया कपूर का रूप देखकर नेहा कपूर ने तुरंत पूछा। कोई बात नहीं, पी लो, पीते ही रहेंगे।
आज रात तक नशे में धुत होने तक घर नहीं जाएंगे। प्रिया कपूर ने हाथ हिलाते हुए कहा। बोलते समय वह थोड़ा चकित थे, उनका सिर थोड़ा चक्कर खा रहा था, लेकिन उन्होंने तुरंत इस बारे में फिर से सोचा। वैसे नेहा, तुम्हारा आदमी अभी तक क्यों नहीं आया? क्या उसने तुम्हारे मैसेज का जवाब दिया? उसे लोकेशन भेज दी है? वो आएगा या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने जवाब नहीं दिया कि वो कैसा आदमी है। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हालांकि नेहा कपूर प्रिया कपूर जैसी नहीं थी, उन्होंने बहुत ज्यादा वाइन पी रखी थी और उन्हें थोड़ा चक्कर भी आ रहा था। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, मंगे, क्या हम वापस जा रहे हैं? तुम थोड़े नशे में हो। नेहा कपूर ने फिर कहा, अगर ज्यादा पी लिया और दोनों गिर पड़े तो बहुत बुरा होगा। और हाँ, दोनों लड़कियां हैं, अगर किसी बुरे इंसान से मिल गए तो अंजाम अविश्वसनीय होगा। तभी से नेहा कपूर वापस जाना चाहती थीं। लेकिन कौन नशे में है? मैं नशे में नहीं हूं, मैं पीता रह सकता हूं। चलो पीते रहो, चीयर्स। प्रिया कपूर ने वाइन का गिलास उठाया और पीना चाहा, लेकिन इस बार काली बनियान पहने एक गंजा आदमी उनके बगल में स्टूल पर बैठ गया। दो सुंदरियां, पीने के बारे में क्या ख्याल है? मुझे भी शामिल करने के बारे में क्या ख्याल है? राजू भाई ने मुस्कुराते हुए नेहा कपूर और प्रिया कपूर से मासूमियत दिखाते हुए कहा। पहले तो वो बिना शर्ट के थे, पर अब उन्होंने बनियान पहन ली है। नेहा कपूर और प्रिया कपूर खूब शराब पी रही थीं, लेकिन जब उन्होंने एक गंजे आदमी को उसके ऊपर बैठे देखा तो उनकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। तुम कौन हो, यह मोटा सुअर? चले जाओ, हमारे पीने में बाधा मत डालो। प्रिया कपूर ने राजू भाई को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बगल में बैठी नेहा कपूर ने भी लगभग उसी समय कहा। उनकी आवाज़ में थोड़ी घृणा थी। दोनों औरतों की बातें सुनकर राजू भाई का चेहरा सख्त हो गया, आंखें अचानक ठंडी पड़ गईं। क्या वाकई उन्होंने उसे मोटा सुअर कहा था? लेकिन राजू भाई को अभी तक कोई दौरा नहीं पड़ा है। आइए एक दूसरे को जानें। खूबसूरती, कई दोस्त, कई रास्ते, आओ और साथ में ड्रिंक करें। राजू भाई ने एक हाथ से शराब का गिलास उठाया और दूसरा हाथ सीधे प्रिया कपूर के कंधे पर रख दिया। लाभ उठाए अगले ही पल प्रिया कपूर ने राजू भाई का हाथ झटक दिया और सीधे खड़ी हो गईं और उस आदमी को घूरने लगीं। क्या तुम बेवकूफ़ हो? हम तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहते। मैंने तुम्हें जाने को कहा था। क्या तुम समझ नहीं पाए या कुछ और? प्रिया कपूर ने शराब पी ली। सामने वाले ने उसका फ़ायदा उठाया और उसका मजाक उड़ाया। उसने फौरन राजू भाई को फिर से गालियां दीं। जब नेहा कपूर ने ये दृश्य देखा तो उनके हाव भाव अचानक बदल गए और उनके दिल में एक बुरा एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत स्टॉल मालिक से कहा, बॉस चेकआउट। नेहा कपूर ने पैसे देने के लिए क्यूआर कोड स्कैन किया, प्रिया कपूर का समर्थन किया और प्रिया कपूर से कहा, मंगे, चलो वापस चलें। हालांकि राजू भाई, जो ये दृश्य देख रहे थे, अब अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सके। टकराना राजू भाई ने मेज पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे पूरी मेज हिल गई और सभी चौंक गए। वह इस बात से नाराज था कि ये दोनों महिलाएं इतनी अपमानजनक थीं। लानत है, अगर आपने टोस्ट नहीं खाया या इसे जुर्माना के रूप में नहीं पिया, तो क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं राजू भाई हूँ। जियांगुआ की इस दुनिया में कौन मुझे कुछ सम्मान देने की हिम्मत नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि आप पिएं, यह इसलिए है क्योंकि मैं आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता हूँ। नहीं, आपने मुझे धक्का देने की हिम्मत कैसे की? आज आप दोनों में से कोई भी भागने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, राजू भाई ने गुस्से से कहा। इस समय राजू भाई के छोटे भाई जो पास ही में थे, ये दृश्य देखकर एक के बाद एक आगे बढ़े। भाई लौंग, भाई लांग। एक दर्जन से ज्यादा लोग तुरंत दौड़े और नेहा कपूर और दोनों महिलाओं को घेर लिया। भीड़ बहुत बड़ी थी। यहाँ खाना खा रहे कई लोग डर गए और दूर चले गए। नेहा कपूर और प्रिया कपूर के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग थे। क्या ये किसी बदमाश से मुठभेड़ थी? तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? प्रिया कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। वह और नेहा कपूर एक बड़ी स्टार हैं, दूसरी किसी ग्रुप की अध्यक्ष हैं और दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि असाधारण है। अगर वे बताएंगी तो ये लोग जरूर डर जाएंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। तुम सब ने देखा, इस औरत ने मुझे धक्का दिया। ये करने वाली वो पहली थी। मुझे ले जाओ। राजू भाई ने प्रिया कपूर की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। क्या कोई पृष्ठभूमि है? तो क्या हुआ?
राजू भाई के पिछेली परिवार था 5 बड़े परिवारों में से एक। तो राजू भाई की बात सुनकर ये लोग सीधे आए, नेहा कपूर और प्रिया कपूर के हाथ पकड़ लिए और उन्हें ले जाना चाहते थे। मुझे जाने दो, आप क्या करने जा रहे हैं? मैं याजू ग्रुप से नेहा कपूर हूं और मेरे पिता राघव शर्मा हैं। याजू ग्रुप, राघव शर्मा, क्या आपने उनके बारे में सुना है? नहीं, नहीं। नेहा कपूर और प्रिया कपूर आज़ाद होना चाहती थीं, लेकिन वे कमज़ोर और नशे में थीं, फिर भी उन्हें एक खास दिशा में खींचा जा रहा था। नेहा कपूर और प्रिया कपूर पहले ही पीली पड़ चुकी थीं और उनका दिल टूट गया था। अगर उन्हें ले जाया गया तो उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि उनका क्या होगा। आसपास खड़े दर्शक ये दृश्य देखकर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, बल्कि बस आहें भरते रहे। हाय आपदा, राजू भाई सचमुच आपदा है। मुझे डर है कि इन दोनों लड़कियों को फिर से कष्ट होगा। लेकिन इस समय जब राजू भाई और उनके आदमी नेहा कपूर और अन्य 2 लड़कियों के साथ जा रहे थे तो एक युवक उनके सामने खड़ा था। उन्हें जाने दो, युवक ने राजू भाई और उनके आदमियों से शांतिपूर्वक कहा। राजू भाई और उनके साथियों ने जब सामने खड़े युवक की बात सुनी तो वे अजीब नज़रों से उसे देखने लगे। अरे, यह अंधा आदमी कहाँ से आ गया? क्या तुम दूसरों के काम में दखलंदाजी कर रहे हो? तुमने अभी क्या कहा? राजू भाई ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा और उनके बगल में कई छोटे भाई पहले से ही क्रूर मुस्कान दिखाते हुए आगे बढ़ गए थे। युवक ने उन्हें अनदेखा कर दिया। उसकी आंखें ठंडी थीं और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि उन्हें जाने दो। मैंने कहा, उन्हें जाने दो। युवक की आवाज़ अत्यंत ठंडी थी और उसकी आंखें जानलेवा थीं। आदित्य वर्मा। इस युवक को देखकर नेहा कपूर के चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस मुश्किल घड़ी में आदित्य वर्मा सामने आ जाएगा। जी हाँ, जो युवक वहां उपस्थित हुआ वह स्वाभाविक रूप से आदित्य वर्मा था, जो मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड से आया था। क्योंकि नेहा कपूर सीधे उस स्थान पर आई जहां उन्होंने व्हाट्सएप पर भेजा था, लेकिन कार से उतरते ही आदित्य वर्मा की आंखें एक तीखी नज़र से फट गईं, सिर्फ उनके सामने के दृश्य के कारण। दिन दहाड़े ये गैंगस्टर नेहा कपूर और उसकी सबसे अच्छी दोस्त को घसीट कर ले जाना चाहते थे। इतना दुस्साहसी। आदित्य वर्मा थोड़ा नाराज थे। अगर वो एक कदम भी देर से पहुंचे और नेहा कपूर और दोनों लड़कियों को ले जाया गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अगले ही पल नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा को फिर आवाज़ लगाई। उसने देखा कि आदित्य वर्मा तो अकेला था, लेकिन ये 10 से ज़्यादा बदमाश थे और सब खूंखार लग रहे थे। आदित्य वर्मा उनका विरोधी कैसे हो सकता है? आदित्य वर्मा, जल्दी भागो, पुलिस को बुलाओ, मेरे पिताजी को बुलाओ। बेटे, तू मौत ढूंढ रहा है क्या? मैं राजू भाई कुछ कर रहा हूँ। जब तेरी बारी है तो तू क्यों दखलंदाजी कर रहा है? इसे तब तक मारो जब तक इसकी माँ इसे पहचान न ले। राजू भाई ने आदित्य वर्मा को गुस्से से देखा और सीधे बगल में बैठे छोटे भाई से कहा। हालांकि जब आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर की बातें सुनी तब भी वह वहीं पर ठिठक गए, मानो वह डर गए हों। मार, उसे एक साथ मार डालो। जब इन युवकों ने राजू भाई की बातें सुनी तो वे उपहास करते हुए आदित्य वर्मा की ओर दौड़े। आदित्य वर्मा ने इन लोगों को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा, लेकिन उनका दिल शांत था, बस थोड़ी सी ठंडक थी। एक मुक्का सीधे आदित्य वर्मा के सिर पर लगा। हालांकि आदित्य वर्मा के सिर से 1 इंच से भी कम दूरी पर उन्हें 2 हाथों से कसकर पकड़ रखा था। आदित्य वर्मा चले गए। इसके तुरंत बाद आदित्य वर्मा ने इस आदमी को सीधे लात मार दी। टकराना। आह, एक चीख सुनाई दी और राजू भाई, छोटा भाई, दर्द से चिल्लाया और आदित्य वर्मा ने उसे धक्का देकर कई मीटर दूर गिरा दिया। उसके बगल में एक अन्य व्यक्ति ने आदित्य वर्मा पर मुक्का मारा। आदित्य वर्मा ने आसानी से इसे टाल दिया और फिर इसे बाहर कर दिया। टकराना। आह, पूफ, एक और चीख सुनाई दी और दूसरा व्यक्ति आदित्य वर्मा के धक्के से उड़ गया। और आदित्य वर्मा के घूंसे से उस आदमी की छाती धंस गई, उसकी हड्डियां चटकने लगीं और मुंह से खून की एक बड़ी धार बह निकली। वह बाहर आया, जमीन पर जोर से गिरा, बेहोश हो गया और बेहद शर्मिंदा लग रहा था। उसके पीछे एक और व्यक्ति था जिसने सीधे आदित्य वर्मा को कोड़ा मारा। आदित्य वर्मा ने बस एक तरफ मुड़कर उस आदमी के घुटने पर मुक्का मारा। क्लिक करें। इस आदमी के घुटनों से चटकने की आवाज आ रही थी। बैंग 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 बैंग। क्षण भर में लगातार चीखें सुनाई देने लगी और जमीन पर पड़े लोग दर्द से कराहने लगे। जिन लोगों ने अभी अभी आदित्य वर्मा पर हमला किया था, बिना किसी अपवाद के सभी लेट गए। ये गैंगस्टर आदित्य वर्मा के विरोधी कैसे हो सकते हैं?
और उसने तो अभी अभी फाउंडेशन बिल्डिंग पिल ली थी, और आदित्य वर्मा, जिसने पहले सिर्फ बॉडी टैंपरिंग पिल ली थी, इन दर्जनों गैंगस्टरों से बिना किसी दबाव के लड़ सकता था। इस पल राजू भाई का रंग तुरंत ही अत्यंत कुरूप हो गया। मास्टर, यह मास्टर है। दूसरे पक्ष ने अवश्य ही इसका अभ्यास किया होगा। उसके बगल में राजू भाई के बाकी लोग, जिन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, उनके चेहरों पर भय के भाव थे। क्या ये बहुत डरावना नहीं है? नेहा कपूर के दिल में तो बहुत घबराहट थी। उसने सोचा था कि दुबला पतला आदित्य वर्मा इन गैंगस्टर्स का विरोधी तो नहीं होगा, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो लड़ाई में इतना माहिर हो सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने पहले कभी अभ्यास किया होगा, राजू भाई ने गहरी आवाज में कहा और फिर अपने पास बैठे बाकी विरोधियों से बात की। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? चलो, हम साथ साथ चलते हैं। लेकिन भाई लॉन्ग, एक गैंगस्टर ने कमजोरी से कहा। वह पहले से ही थोड़ा डरपोक महसूस कर रहा था। क्या मूर्ख हो? क्या तुम सचमुच मेरे साथ घूमना चाहते हो? राजू भाई फिर जोर से चिल्लाए। जब बाकी बदमाशों ने राजू भाई की बातें सुनी तो उनके चेहरे पीले पड़ गए, लेकिन वे खुद को रोक नहीं पाए और एक साथ फिर से आदित्य वर्मा की ओर दौड़ पड़े। आदित्य वर्मा ने इस दृश्य को अपनी आंखों में तिरस्कार के भाव से देखा। आदित्य वर्मा ने अपने शरीर में शक्ति का संचार किया और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया। अगले ही क्षण जब ये लोग आदित्य वर्मा के सामने पहुंचे तो शून्य में एक अदृश्य अवरोध प्रकट होता हुआ प्रतीत हुआ। वहां फिर से चीखें गूंजने लगीं। आंकड़े एक बार फिर से बढ़ा चढ़ाकर बताए गए। बैंग बैंग बैंग, गए आकृतियां दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ी और कई लोगों ने स्टॉलों की मेजें तोड़ दीं। दृश्य बहुत गड़बड़ था और दृश्य और भी अधिक अराजक था। फुफकारे दृश्य देखकर आसपास खड़े कई दर्शक दंग रह गए। चौंकाने वाली बात, अत्यंत चौंकाने वाला, एक व्यक्ति ने 10 से अधिक लोगों को पीटा और उन सभी को नीचे गिरा दिया गया। इसके अलावा अभी कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया कि आदित्य वर्मा ने किस तरह से कार्रवाई की और ये लोग धराशायी हो गए। यह अविश्वसनीय है। ये कैसे संभव है? इस समय राजू भाई इस दृश्य को देखते रह गए और भयभीत होकर बोले। अगले ही पल राजू भाई के दिमाग में एक अविश्वसनीय विचार आया और उन्होंने भयभीत होकर आदित्य वर्मा से कहा, योद्धा, क्या तुम योद्धा हो? दूसरा पक्ष योद्धा होना चाहिए, तभी वह एक क्षण में उसके 10 से अधिक आदमियों को अपंग बना सकता है। योद्धा कुछ विशेष लोगों का नाम है जिनकी शारीरिक सीमाएं टूट चुकी हैं और जो सामान्य लोगों के अस्तित्व से भी आगे निकल चुकी हैं। कुछ शक्तिशाली योद्धाओं का शरीर तलवारों और बंदूकों के बराबर होता है और उनकी ताकत अद्भुत होती है। 1000 पाउंड वजन उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। राजू भाई जानते हैं कि ऐसे लोग असल में भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर देश और सेना के नियंत्रण में होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी खास विभाग या परिवार में होते हैं। फिलहाल इस आदमी ने जो ताकत दिखाई है, उससे राजू भाई को पूरा यकीन है कि सामने वाला भी योद्धा ही होगा। उनके बगल में नेहा कपूर और प्रिया कपूर भी इस दृश्य को देखकर हैरान रह गईं। पता चला कि वह न केवल अमीर है, बल्कि लड़ाई में भी बहुत अच्छा है। नेहा कपूर चौंक गईं और मन ही मन बुदबुदाईं। आदित्य वर्मा ने यहाँ उनकी चेतना को ताज़ा किया, जिससे वे हैरान रह गईं। जहाँ तक प्रिया कपूर का सवाल है, इतना सुंदर, प्रिया कपूर नशे में थी और आदित्य वर्मा की खूबसूरत आंखों को चमकती हुई नजरों से देखते हुए बोली, योद्धा। राजू भाई की बातें सुनकर आदित्य वर्मा ने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और उनकी आंखें अभी भी राजू भाई को ठंडी निगाहों से देख रही थीं। तब आदित्य वर्मा धीरे धीरे राजू भाई की ओर बढ़े। एक एक कदम पर उसकी निगाहें जानलेवा थीं। राजू भाई के मन में थोड़ा डर सा लगा। आप क्या करने जा रहे हैं? राजू भाई ने आदित्य वर्मा की हरकतें देखी और थोड़ा डर गए, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा। आदित्य वर्मा के मुंह से व्यंग्यात्मक भाव निकला, लेकिन वह फिर भी नहीं रुके। नहीं, तुम मुझे छू नहीं सकते, मेरा भाई भी योद्धा है। अगर तुमने मुझे छुआ तो मेरा भाई तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। तुम मुझे छू नहीं सकते, मेरा भाई भी योद्धा है। अगर तुम मुझे छुओगे तो वह तुम्हें जाने नहीं देगा। राजू भाई ने आदित्य वर्मा से फिर कहा और अपने सबसे बड़े भाई को बाहर ले आए। यह उनका आत्मविश्वास और उनका समर्थक है। उसका सबसे बड़ा भाई न केवल बड़े परिवार के लिए काम करने वाला व्यक्ति है, बल्कि एक शक्तिशाली योद्धा भी है, एक असली योद्धा। राजू भाई के विचार में चूंकि उनके सामने वाला व्यक्ति भी योद्धा है, उसने अपने सबसे बड़े भाई को भी बाहर निकाला, तो दूसरे पक्ष को डरना चाहिए, है ना?
हालांकि उसने बहुत ज्यादा सोचा। योद्धा, हाँ, मैं तुम्हें छू नहीं सकता। जब आदित्य वर्मा ने राजू भाई की बातें सुनी तो वह फिर से हंस पड़े, उनकी आंखों में तिरस्कार का भाव था। क्या मजाक है, मैं आज तुम्हें छूने वाला हूं, और क्या? आदित्य वर्मा ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन उनकी आवाज दृढ़ निश्चय से भरी थी। जैसे ही आदित्य वर्मा की आवाज गिरी, आदित्य वर्मा एक और कदम बढ़ाकर राजू भाई के पास आ गए। राजू भाई का चेहरा अचानक बदल गया और उन्होंने अचानक अपने पीछे कमर से खंजर निकाला और सीधे अपने बगल में नेहा कपूर की गर्दन पर लगा दिया। हिलना मत, हिलना मत। अगर तुम फिर हिले तो मैं उसे मार डालूंगा। शायद वह आदित्य वर्मा से सचमुच डर गए थे, और शराब पीने के कारण राजू भाई ने सचमुच इतनी भयावह हरकत कर दी। ये दृश्य आसपास खड़े दर्शकों की आंखों में समा गया और वे आश्चर्य से चिल्ला उठे, आह, उस व्यक्ति के पास चाकू है। युवक, आवेगशील मत बनो। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। कुछ लोग आदित्य वर्मा को समझा रहे थे कि वह जल्दबाजी न करें, और कुछ लोगों को बस इसी समय पुलिस को फोन करना याद आया। हालांकि जब आदित्य वर्मा ने ये दृश्य देखा तो उनकी आंखों में फिर से एक तेज चमक फूट पड़ी। मुझे धमकी देने की हिम्मत। आदित्य वर्मा सचमुच थोड़े गुस्से में थे। उसे चोट पहुंचाने की कोशिश, आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा, और उनके शब्दों में ठंडक का भाव था। आवाज गिरने के बाद आदित्य वर्मा ने वास्तव में एक और कदम आगे बढ़ाया। मैंने उसे मार डाला। आदित्य वर्मा की हरकतें देखकर राजू भाई फिर से डर गए और उनका दिमाग थोड़ा खराब हो गया। उनका मन कर रहा था कि जोर से नेहा कपूर की गर्दन काट दें, लेकिन इस समय राजू भाई को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनका शरीर हिलने में असमर्थ हो गया था। सचमुच हिलने में असमर्थ, ये कैसे हो सकता है? राजू भाई बहुत डर गए और बहुत डर गए। उन्होंने पहले कभी ऐसी घटना का सामना नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया हो। उसके सामने आदित्य वर्मा ने वास्तव में एक कदम और आगे बढ़ाया, उससे 1 मीटर से भी कम दूरी पर, उसे ठंडेपन से देखते हुए। तभी राजू भाई की आंखें बड़ी हो गईं और उन्हें घुटन महसूस हुई, सिर्फ इसलिए कि आदित्य वर्मा ने अपनी हथेली बढ़ाकर उसकी गर्दन पर चुटकी काटी। आदित्य वर्मा ने सामने खड़े आदमी को बेहद ठंडी नजरों से देखा। इस वक्त सामने वाले की जिंदगी और मौत उसके विचारों पर निर्भर थी। अभी अभी आदित्य वर्मा ने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित किया और राजू भाई के सभी कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से दबा दिया। आदित्य वर्मा, जिन्होंने अपनी नींव सफलतापूर्वक स्थापित कर ली थी, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित कर सकते थे। राजू भाई के शरीर के चारों ओर व्याप्त आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना उनके लिए बहुत आसान था। उसके आसपास के लोग भी बहुत आश्चर्यचकित थे। राजू भाई, जो खंजर पकड़े हुए थे, डरे हुए लग रहे थे और उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उनकी गर्दन सीधे दबा दी गई। तू राजू भाई की गर्दन घुटी हुई थी, उनका पूरा चेहरा लाल हो गया था और उनका दम घुटने वाला था। उनके हाथ का खंजर भी गिर गया। उन्होंने डर से आदित्य वर्मा को देखा, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन वे बोल नहीं पा रहे थे। अंततः उसे एहसास हुआ कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया है जिसे उसे उकसाना नहीं चाहिए था, और उसके दिल में निराशा का भाव पैदा हो गया। क्या दूसरा पक्ष उसे मार डालेगा? वह अभी मरना नहीं चाहता था। अगले ही पल उसने केवल यह महसूस किया कि दूसरे पक्ष के हाथ से ऊर्जा की एक धारा प्रकट हुई और ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे उसकी कुछ मेरिडियन सीधे टूट गईं। तभी आदित्य वर्मा ने फिर से उसका हाथ छोड़ दिया। हालांकि राजू भाई का शरीर सीधे और शक्तिहीन होकर गिर गया। आदित्य वर्मा स्वाभाविक रूप से राजू भाई को नहीं मार सकता था, लेकिन राजू भाई ने आदित्य वर्मा की मूल बात को छुआ, जो कि उसे धमकाना था और उसके दोस्त की जान को खतरा था। हालांकि आदित्य वर्मा और नेहा कपूर एक दूसरे को कम समय से जानते थे, लेकिन नेहा कपूर को आदित्य वर्मा का दोस्त माना जा सकता है। तो आदित्य वर्मा ने राजू भाई को अपंग बना दिया। ये भी माना गया कि इससे लोगों को होने वाली हानि भी समाप्त हो जाएगी। राजू भाई की सारी मरीडियंस खुद ही टूट गईं। अब से वो सिर्फ लेट सकते थे, कोई बुराई नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उसके तौर तरीके आम लोगों को पता नहीं चल सकते थे। अगर पता चल भी जाते तो भी आदित्य वर्मा को डर नहीं लगता था। ये सब बहुत जल्दी हुआ, और यहाँ तक कि कई लोगों ने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी थी, और उन्होंने देखा कि सुंदरता का संकट हल हो गया था। इस वक्त पता नहीं वो बस डरी हुई थी या फिर उसने जो शराब पी थी उसका सीधा असर हुआ।
नेहा कपूर का शरीर कांप उठा और वो गिरने ही वाली थी। आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर के पास आकर उनकी पतली कमर को गले लगा लिया। तुम ठीक हो? आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर से धीरे से पूछा। नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा की आवाज़ सुनी और एक मर्द की सांसों को महसूस किया। आदित्य वर्मा के खूबसूरत लेकिन दृढ़ चेहरे को देखकर नेहा कपूर का दिल कांप उठा और उनका खूबसूरत चेहरा लाल हो गया। मैं ठीक हूँ। नेहा कपूर को चक्कर नहीं आ रहा था। उसकी शराब पीने की क्षमता अच्छी थी, बस उसके पैर थोड़े कमज़ोर थे। हालांकि नेहा कपूर को आदित्य वर्मा का आलिंगन अच्छा लग रहा था, फिर भी वह खड़ी हो गईं। आसपास बहुत सारे लोग देख रहे थे और उनकी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया कपूर अभी भी उनके साथ खड़ी थीं। हालांकि नेहा कपूर अभी अभी खड़ी हुई थीं। उसके बगल में बहुत सुंदर लड़का। नेहा को बचाने के लिए शुक्रिया, मुझे तो चक्कर आ रहा है। प्रिया कपूर ने अपनी खूबसूरत आंखों में सितारे लिए आदित्य वर्मा की तरफ देखा और कृतज्ञता से कहा। बात पूरी होने से पहले ही वो गिरने ही वाली थी। ऐसा नहीं था कि वो बेहोश होने वाली थी, पर वो सचमुच बेहोश हो गई थी। नेहा कपूर नशे में नहीं थी, वह सचमुच नशे में थी। असहाय आदित्य वर्मा स्वाभाविक रूप से उसे गिरते हुए नहीं देख सकते थे और उन्होंने तुरंत प्रिया कपूर को सहारा दिया। मनगे कैसी हो? नेहा कपूर ने ये दृश्य देखा और दूसरी तरफ प्रिया कपूर का समर्थन करते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। नेहा, मेरी चिंता मत करो, मुझे एक सुंदर लड़का चाहिए। प्रिया कपूर बौखलाहट में बेतुकी बातें कर रही थीं, लेकिन वो दिल से निकली बातें थीं। अभी जब प्रिया कपूर को इन लोगों ने पकड़ा था तो वो भी हताश थीं, लेकिन आदित्य वर्मा मानो धरती पर उतरे भगवान की तरह अकेले ही 10 से ज्यादा लोगों से लड़ते हुए उन्हें और नेहा कपूर को बचा लिया। आकर्षक, सचमुच बहुत सुंदर। प्रिया कपूर का दिल पसीज गया और पीने के बाद वो और भी बोल्ड हो गईं। बोलते बोलते वो आदित्य वर्मा से चिपकी रहीं। लानत है। आदित्य वर्मा इस शीर्ष सुंदरी को अपने ऊपर लटकते देख अवाक रह गए, लेकिन वह कुछ नहीं कर सके। उसके बगल में बैठी नेहा कपूर ने अपनी बेइज्जती की बातें सुनी, लेकिन उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह चौंक गईं। ये वह आदमी है जिसे वह पसंद करती है। हालांकि नेहा कपूर ने ज्यादा नहीं सोचा, मांगे नशे में थी। अव्यवस्थित बारबेक्यू स्टॉल को देखकर आदित्य वर्मा ने अपना मोबाइल फोन निकाला, बारबेक्यू स्टॉल के मालिक का QR कोड स्कैन किया और सीधे 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। बॉस, ये 10,000 रुपये आपका नुकसान है, आदित्य वर्मा ने हल्के से कहा। इन नुकसानों के लिए 10,000 रुपये काफ़ी हैं। धन्यवाद, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बॉस ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। तभी आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर से फिर कहा, चलो मैं तुम्हें वापस ले चलूंगा। आदित्य वर्मा ने प्रिया कपूर और नेहा कपूर को सीधे सड़क किनारे खड़ी कार तक पहुंचाया और दोनों लड़कियों को सीधे वापस भेजने की तैयारी की। जल्द ही जब एक काले रंग की लैम्बोर्गिनी पॉइजन दोनों महिलाओं के सामने आई तो दोनों महिलाएं फिर से चौंक गईं। क्या आपने अपनी कार बदल ली? नेहा कपूर की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने अविश्वास से आदित्य वर्मा को देखा। आदित्य वर्मा ने अभी अभी एस्टन मार्टिन तो नहीं खरीदी थी, 1-2 दिन में ही अपनी कार क्यों बदल दी, और असल में लैम्बोर्गिनी पॉइजन ले ली। नेहा कपूर स्वाभाविक रूप से इस कार को जानती हैं और यह भी जानती हैं कि इस कार को केवल पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। खैर, उस एस्टन मार्टिन को मैंने क्षतिग्रस्त कर दिया था, इसलिए मैंने एक नई खरीद ली। आदित्य वर्मा ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि कार खरीदना चीनी गोभी खरीदने जितना आसान है। खाए, बिल्कुल अमानवीय। वाह, कितनी खूबसूरत कार है। मैं इसमें बैठना चाहता हूँ। शेन मान की प्रशंसक भी इस कार को देखकर अचंभित हो गई और तुरंत आश्चर्य से चीख पड़ी। ये कार उन मनोरंजन सितारों की कारों से भी ज्यादा खूबसूरत थी जो उसने देखी थी। लेकिन समस्या यहीं आती है। आदित्य वर्मा की लैम्बोर्गिनी 2 लोगों के लिए है। मैं टैक्सी ले लूं तो कैसा रहेगा? नेहा कपूर ने सीधे तौर पर कहा कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त नशे में थी और उनसे भी ज्यादा बेहोश थी। नेहा कपूर को चिंता थी कि कहीं प्रिया कपूर अकेले टैक्सी न ले लें। इसे भूल जाओ, इसे निचोड़ो, आदित्य वर्मा ने कहा कि हालांकि 2 लोग बैठे थे, फिर भी बहुत जगह थी और दोनों नेहा कपूर बहुत पतली थीं। अच्छा, तो दबाओ, नेहा कपूर ने सिर हिलाकर मना नहीं किया। फिर उन दोनों ने पहले प्रिया कपूर को अंदर धकेला और फिर नेहा कपूर को भी अंदर धकेला। भनभनाना कार की गर्जना तेज थी और वह रात के अंधेरे में तेजी से भाग रही थी।
ये दृश्य स्वाभाविक रूप से कई लोगों की नज़रों में आया। उनकी नज़रें बहुत तेज थीं और उन्होंने अचानक शोर मचा दिया। अरे, दो खूबसूरत हसीनाएं उसकी कार में बैठ गईं। यह अमीर लोगों की दुनिया है, ये बहुत अच्छी है, ये सब अतिभारित है, तुम्हें ओवरलोडिंग से क्या डर है? वे तो फिर भी उड़ान भरते हैं और साथ साथ उड़ते हैं। आदित्य वर्मा ने लैम्बोर्गिनी पॉइजन को चलाया और मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड की ओर चले गए। कार में आदित्य वर्मा, धन्यवाद, आप यहाँ क्यों हैं? नेहा कपूर ने आदित्य वर्मा के चेहरे की तरफ देखा, एक पल के लिए चुप हो गई और मदद नहीं कर सकी, लेकिन कह सकी। साथ ही आदित्य वर्मा ने उन्हें सुबह याद दिलाया और दिन में क्या हुआ। नेहा कपूर अभी भी आदित्य वर्मा के प्रति थोड़ा दोषी महसूस कर रही थी, यह महसूस करते हुए कि वह गलत थी। आदित्य वर्मा, आप मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? क्या ये पड़ोसी नहीं है? आदित्य वर्मा ने इस बात को दिल पर न लेते हुए शांति से कहा। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर नेहा कपूर चुप हो गईं। आदित्य वर्मा के दिल में क्या वो सिर्फ एक पड़ोसी थीं? लेकिन इसी समय प्रिया कपूर ने फिर से अपना सिर उठाया और अचंभित होकर अपनी आंखें खोल दीं। नेहा, अगर वो न होते तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते। हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना तुम मुझे अपना जीवन क्यों नहीं समर्पित कर देती? हाँ, प्रिया कपूर शराब पीती रहीं और बकवास करती रहीं, कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। नेहा कपूर का सुंदर चेहरा अचानक शर्म से लाल हो गया। तुम मुझसे वादा क्यों नहीं कर लेते? तस्क, नेहा कपूर ने अवाक होकर कहा और फिर आदित्य वर्मा की ओर देखा। उसकी बकवास मत सुनो, जब वह नशे में होती है तो ऐसा ही होता है। कौन नशे में है? मैं नशे में नहीं हूँ। मैं तुम्हें अपनी जान देने का वादा करता हूँ। नेहा कपूर की बातें सुनकर प्रिया कपूर उत्तेजित हो गई और बिना किसी चेतावनी के अपने कपड़े उतारने लगी। आप जानते हैं, ये गर्मी का मौसम है, मौसम बहुत गर्म है। दोनों महिलाओं ने बहुत कम कपड़े पहने हैं और प्रिया कपूर ने बहुत पतला कपड़ा पहना है। इसे उतारने पर अंदर की सारी चीजें सामने आ गईं। मंगे, आवेगी मत बनो, नेहा कपूर चीखी। उसने तुरंत प्रिया कपूर की हरकतों को रोका और जल्दी से उसे दूसरा जोड़ा पहनने में मदद की ताकि उसकी वसंत ऋतु की चमक ढंक सके। आदित्य वर्मा भी महिला की हरकतों से चौंक गए और उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। नेहा, तुम क्या कर रही हो? प्रिया कपूर को नेहा कपूर ने रोका और असंतुष्ट होकर कहा। महंगे, तुम नशे में हो। अगर तुम अपने कपड़े उतारना चाहते हो तो तुम्हें विला में वापस जाकर अपने कपड़े उतारने चाहिए। तुम एक राष्ट्रीय देवी और एक बड़ी स्टार हो, और तुम अभी भी कार में हो। नेहा कपूर को उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेस्ट फ्रेंड इतनी बोल्ड हो जाएंगी। उन्हें लगा कि ये बस बातचीत है, इसलिए उन्होंने झट से प्रिया कपूर से कहा, ओह ठीक है नेहा, चलो वापस चलते हैं और अपने कपड़े उतार देते हैं। हैंडसम लड़के, चलो नेहा के विला में चलते हैं और बाद में साथ रहेंगे। हालांकि पलटकर प्रिया कपूर ने आदित्य वर्मा से फिर कहा कि उन्होंने वास्तव में आदित्य वर्मा को साथ रहने दिया है। इसका क्या मतलब है? क्या मुझे कुछ और कहना चाहिए? आदित्य वर्मा भी हैरान दिखे। वह साफ तौर पर अपने शरीर के बारे में सोच रहे थे। हम कोई साधारण लोग नहीं हैं, सहजता से उठो। आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर की तरफ एक हल्की सी मुस्कान के साथ देखा। हालांकि रात का समय था, आदित्य वर्मा साफ देख सकता था कि नेहा कपूर की पूरी गर्दन बेहद लाल हो गई थी। इस दौरान आदित्य वर्मा की आंखें भी हल्की सी झपक गईं। नहीं, यह मेरा विला है और मैंने अभी तक सहमति नहीं दी है, नेहा कपूर ने जल्दी से कहा। उसे डर था कि आदित्य वर्मा मान जाएगा और अगर बाद में उसके साथ रहना चाहेगा तो क्या करेगा। इतना कंजूस मत बनो नेहा, प्रिया कपूर ने फिर मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेहा कपूर ने बहुत दृढ़ता से कहा। रास्ते भर आदित्य वर्मा ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों महिलाओं के बीच खूब बातचीत हुई। उनकी बातचीत से आदित्य वर्मा को भी पता चला कि वे बहुत अच्छे दोस्त हैं और कई सालों से दोस्त हैं। उनकी दोस्त नेहा कपूर एक असाधारण रुतबे वाली और एक बड़ी स्टार लग रही थी, जिससे आदित्य वर्मा हैरान रह गए। मुंबई नंबर 1 कोर्टयार्ड के गेट पर आदित्य वर्मा ने बिना किसी रुकावट के लैम्बोर्गिनी वेनेनो को गेट के अंदर तक पहुंचाया। सुरक्षा कक्ष में सुरक्षा गार्ड प्रदीप कुमार ने यह दृश्य देखा। हे भगवान, क्या वह देवी किन है? लगता है कोई और सुंदरी है। प्रदीप कुमार का दिल फिर से धड़क उठा। असली बॉस तो यही है, अगर मौका मिले तो उसे अच्छा प्रदर्शन करना होगा।
प्रदीप कुमार ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि यदि वह ऐसी जान पकड़ सके तो वह बहुत सफल होगा। आदित्य वर्मा ने नेहा कपूर और प्रिया कपूर को विला नंबर 14 में भेजा। मूल रूप से प्रिया कपूर हमेशा से चाहती थीं कि आदित्य वर्मा रहें, लेकिन नेहा कपूर ने उन्हें बाहर कर दिया। असहाय होकर आदित्य वर्मा अपने पड़ोस वाले विला में ही वापस जा सके। जब वह अंदर गया, एक कमरे का दरवाज़ा खुला था और लाइट जल रही थी। पजामा पहने एक खूबसूरत महिला बाहर आए। ये शियून, क्या आप वापस आ रहे हैं? ये शियून ने आदित्य वर्मा की ओर चुपचाप देखा और धीरे से कहा, जैसे कोई युवा पत्नी अपने पति के घर आने का इंतजार कर रही हो। आदित्य वर्मा को दूसरे व्यक्ति की आवाज़ में कोमलता का एहसास हुआ। हाँ, आदित्य वर्मा ने सिर हिलाया। बिस्तर पर जल्दी जाना, ये शियून ने फिर कहा, फिर सीधे अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। आदित्य वर्मा, क्या चल रहा है? जब आदित्य वर्मा बिस्तर पर लेट गया, उसके दिमाग में फिर से सिस्टम प्रॉम्प्ट गूंज उठा। डिंग डोंग, मेज़बान को बधाई, आपको 1 अरब रुपये का इनाम मिलेगा। इनाम 1 अरब, लानत है। आदित्य वर्मा एकदम से चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम रिवॉर्ड इस बार फिर आएगा। क्या ये वही इनाम है जो सुबह बताया गया था? आदित्य वर्मा को अब सिस्टम रिवॉर्ड के कुछ नियमों का भी एहसास हो गया है। यानी जब तक आप किसी प्रॉम्प्ट का सामना करते हैं और प्रॉम्प्ट के अनुरूप कुछ करते हैं, आपको सिस्टम रिवॉर्ड मिलेगा। और इस बार इनाम भी सरल और सीधा है, इसे सीधे सॉफ्ट सिस्टम करेंसी से पुरस्कृत किया जाता है। यह कोई कौशल नहीं है, न ही कोई गोली, कोई वस्तु आदि। सीधे पैसे दे दो। अमीर, ये प्रणाली सचमुच समृद्ध है। यह इसी क्षण हुआ। आपके बैंक खाते, जिसका अंतिम अंक 2039 है, में 2021 में 1 अरब.00 रुपये आए और खाते में शेष राशि 1 अरब 1 करोड़ 9,96,564.25 रुपये है। आईसीबीसी मोबाइल फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज का नोटिफिकेशन भी आया और आदित्य वर्मा के बैंक कार्ड में सीधे 1 अरब रुपये आ गए। 1 अरब रुपये का सीधा उपयोग किया जा सकता है। आदित्य वर्मा बहुत उत्साहित थे। वह सो नहीं सका और अब आदित्य वर्मा को सोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उनका मनोबल अभी भी बहुत अच्छा है। वो एक साधक हैं जो अभ्यास कर सकते हैं, तो क्या उन्हें अब भी सोने की ज़रूरत है? आदित्य वर्मा ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और वीडियो देखने लगे। सबसे लोकप्रिय लघु वीडियो ऐप टिकटॉक का उपयोग पूरे देश में लोग करते हैं। आदित्य वर्मा ने कुछ वीडियो देखे। एक क्षण में आदित्य वर्मा का चेहरा अजीब रंगों से भर गया, क्योंकि आदित्य वर्मा ने इस वीडियो में एक परिचित महिला को देखा। कृतिका शर्मा। ये कृतिका शर्मा नामक एंकर का वीडियो था और इसकी विषय वस्तु पुल पर हुई कार दुर्घटना की क्लिप थी। ये वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा लंबा है। जिस पल वह अपनी कार लेकर आगे बढ़े, अगली कार में बैठे लोगों को बचाने से लेकर अपनी लैम्बोर्गिनी वेनेनो में भाग जाने तक सब कुछ इस वीडियो में दिखाई देता है। हालांकि उनके बाहर निकलने का वीडियो असल में एक प्यारा सा दिल जैसा मोज़ेक था। क्या ये कृतिका शर्मा के लाइव प्रसारण का वीडियो क्लिप है? ये दिल का मोज़ेक भी कृतिका शर्मा को ही लगाना चाहिए था, है ना? यह उनकी निजता की रक्षा के लिए होना चाहिए। दरअसल आदित्य वर्मा को इसकी कोई परवाह नहीं है। वीडियो के आगे कृतिका शर्मा का अवतार है, लेकिन इस समय उसका सिर ऊपर की ओर है और उसके चेहरे पर 3 शब्द हैं, लाइव प्रसारण। जाहिर है कृतिका शर्मा अभी लाइव प्रसारण में हैं। आदित्य वर्मा का दिल पसीज गया और उन्होंने सीधे कृतिका शर्मा के अवतार की ओर इशारा किया। अगले ही पल आदित्य वर्मा सीधे ज़ियाओकियान के लाइव प्रसारण कक्ष में प्रवेश कर गए। लाइव प्रसारण कक्ष के अंदर कृतिका शर्मा ने नाविक सूट पहना था। उनके लंबे बाल एक तरफ बंधे हुए थे और वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रही थीं। पृष्ठभूमि छात्रावास की होनी चाहिए, लेकिन ये स्पष्ट रूप से सावधानीपूर्वक सजाया गया है और ऐसा लगता है कि यह लड़कियों के माहौल से भरा हुआ है। कृतिका शर्मा गा रही हैं, मैंने रेगिस्तान में भारी बारिश देखी है, मैंने समुद्र को चूमते शार्क को देखा है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं जानता हूं कि सुंदरता बूढ़ी हो जाएगी, जीवन से परे। मुझे पता है कि हवा में कविताएं हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने सुना है। एक बेहतर और गोल चांद को अस्वीकार करो, अज्ञात पागलपन को अस्वीकार करो, अस्वीकार करो। मैं तुम्हें अस्वीकार नहीं करूंगा। कृतिका शर्मा ने बहुत ही समर्पण से गाया, बहुत ही स्नेह से गाया और उनकी आवाज़ बहुत मधुर थी। लाइव प्रसारण कक्ष में ऑनलाइन लोगों की संख्या 30,000 से अधिक हो गई है और कृतिका शर्मा के प्रशंसकों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से 480,000 तक पहुंच गई है।
समय समय पर नेटिजन्स उपहार भेजते रहते हैं। अंत में कृतिका शर्मा ने अपना गीत गाया। खोज एक हेलीकॉप्टर उड़कर आया। ये 300 रुपये का उपहार था। धन्यवाद भाई सू। और कृतिका शर्मा ने मुस्कुराते हुए धन्यवाद दिया। अगले ही पल स्क्रीन पर एक झरने का चित्र था। 600 रुपये से अधिक मूल्य का एक और उपहार। धन्यवाद भाई माँ। कृतिका शर्मा ने पुनः उत्साहपूर्वक धन्यवाद दिया। अगले ही पल जब एक रॉकेट दिखाई दिया। कृतिका शर्मा की खूबसूरत आंखें और भी हैरान थीं। यह आज रात का तीसरा रॉकेट है। एक रॉकेट की कीमत 1000 रुपये है। आज वह रात है जब से उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है, तब से उनकी आय सबसे अधिक है। सिर्फ 1-2 घंटे में ही उसे उपहार मिल गए और कुल राशि शायद दसियों हजार की होगी। प्लेटफॉर्म का कमीशन निकाल भी दे तो भी उसकी कमाई कम नहीं है। इसके अलावा उनके प्रशंसकों की संख्या अभी भी बढ़ रही है और ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं की संख्या भी बढ़ रही है। कृतिका शर्मा बहुत उत्साहित थीं। लाइव प्रसारण कक्ष में अनगिनत नेटिजन्स भी बोल रहे थे, आवाज़ अच्छी है और इंसान तो और भी ज़्यादा खूबसूरत है। प्रतिवेदन, मैं वीडियो देखने आया था, मैंने फॉलो किया है। सुंदर, तुम एंकर के रूप में क्या कर रही हो? आजकल वह अमीर आदमी कहाँ है? नाचो नाचो, मुझे नाविक का नृत्य देखना अच्छा लगता है। क्या आप ट्रेन हिलाएंगे? लेकिन इस समय किसी ने वास्तव में कृतिका शर्मा को माइक्रोफोन से जोड़ दिया। ये एमपी श्याओगुई नामक एक पुरुष एंकर था। ये एमपी श्याओगुई एक बड़ी एंकर है जिनके 40 लाख से ज़्यादा प्रशंसक हैं। कृतिका शर्मा हैरान रह गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एमपी श्याओगुई उनसे जुड़ेंगी। कृतिका शर्मा ने सीधे कॉल का जवाब दिया। नमस्ते सुंदर महिला। दूसरे पक्ष के लाइव प्रसारण कक्ष में 3 लोग दिखाई दिए। एक बहुत ही सुंदर एंकर, भले ही बदसूरत न हो, बीच में बैठा था। उसके पीछे 2 लाइव प्रसारण साथी थे। जब उसने कृतिका शर्मा को देखा तो उस बच्चे ने कृतिका शर्मा को नमस्ते कहने में पहल की। नमस्ते छोटे भूत भाई। कृतिका शर्मा ने भी नमस्ते कहा। सुंदर, आज तुम्हारा लुक कैसा है? सुंदर, पीछे की लाइट थोड़ी तेज है, कृपया इसे बंद कर दो। सुंदरता, तुम मेरी तरह दिखती हो, तुम एक अच्छी दिखने वाली एंकर हो। हा हा हा। जैसे ही बच्चा आया, माहौल में रौनक आ गई और कृतिका शर्मा भी खुश हो गईं। हाँ, बहुत सुंदर एंकर। एक नाटक खेलने के बारे में क्या ख्याल है सुंदरी? अगर मैं हार गया तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहोगी? अगर तुम हार गईं तो नृत्य के बारे में क्या ख्याल है? बच्चे ने फिर कहा और लाइव प्रसारण कक्ष में मौजूद तीनों लोगों ने अश्लील मुस्कान दिखाए। मस्ती करो, एक खेलो। मैं ट्रेन को हिलते हुए देखना चाहता हूँ। कृतिका शर्मा के लाइव प्रसारण कक्ष में अनगिनत जल मित्र पुनः स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे थे। कृतिका शर्मा थोड़ी हिचकिचा रही थीं। ट्रेन शेक बहुत ही हॉट डांस है। हालांकि वो इसे कर सकती हैं, लेकिन उन्होंने इतने सारे नेटिजन्स के सामने कभी ऐसा डांस नहीं किया। इसके अलावा वह हर समय गाती रहती है। कैसा रहेगा? खूबसूरती। कैसा रहेगा? बस मज़े के लिए। बच्चे ने फिर पूछा। ठीक है। अनगिनत नेटिजन्स द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर कृतिका शर्मा मना नहीं कर सकीं और सहमत हो गईं। स्वाभाविक रूप से खेलें, यह एक लोकप्रिय पीके है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, बच्चे ने फिर कहा। फिर दोनों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। यद्यपि वीडियो अभी भी कनेक्ट है, परंतु माइक बंद है। इसके बाद आता है लोकप्रियता हासिल करने का चरण। बच्चे का ये पक्ष। परिवार के सदस्यों, मेरे साथ आओ और मेरे साथ इस ज़ियाओकियान की देखभाल करो। रगड़ रगड़ रगड़। बच्चे की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी और देखते ही देखते उसकी संख्या हजारों में पहुंच गई। जहां तक ज़ियाओकियान का सवाल है, हालांकि यह भी बढ़ रहा है, ये बहुत धीमी गति से है, केवल कुछ हजार। जब आदित्य वर्मा ने ये दृश्य देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया। मस्ती करो, आइए देखें कौन किसका फ़ायदा उठा सकता है। कृतिका शर्मा और श्याओगुई के बीच पॉपुलैरिटी पीके की जमकर चल रही है। 4 मिलियन से अधिक प्रशंसकों के साथ एक बड़े एंकर के रूप में ज़ियाओगुई की लोकप्रियता बहुत अधिक है और लाइव प्रसारण कक्ष में ऑनलाइन दर्शकों की संख्या 100,000 से अधिक हो गई है। और ज़ियाओगुई के लाइव प्रसारण कक्ष में कई स्थानीय तानाशाह हैं। उपहारों की लगातार लूट हो रही है तथा लोकप्रियता के टिकट बेतहाशा भेजे जा रहे हैं। ये देखा जा सकता है कि ज़ियाओगुई के लाइव प्रसारण कक्ष में उसके पीछे के 2 भाई लगातार घंटियां और ड्रम बजा रहे हैं। कुछ ही पलों में ज़ियाओगुई की लोकप्रियता 100,000 से अधिक तक पहुंच गई है और यह अभी भी तेजी से बढ़ रही है।
कृतिका शर्मा के पक्ष में तो केवल कुछ हजार लोग ही हैं। दरअसल कृतिका शर्मा ने इस पीके के लिए हामी भरकर अपने दिल में डांस करने की तैयारी कर ली है, लेकिन ये एक इंटरेक्शन भी है और फैंस और इनकम बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका भी है। समय समय पर कृतिका शर्मा के लाइव प्रसारण कक्ष की स्क्रीन पर कुछ उपहार चित्र दिखाई देंगे जो बहुत भव्य हैं। धन्यवाद भाई लांग, धन्यवाद भाई हु, धन्यवाद भाई तुगो। जब भी कोई नेटिजन उपहार भेजता है तो कृतिका शर्मा भी उन्हें एक एक करके धन्यवाद देती हैं। उसके प्रशंसकों की संख्या भी बढ़ रही है और जियो बुई के लाइव प्रसारण कक्ष में कई लोगों ने जानबूझकर अनुसरण करने के लिए क्लिक किया। समय बीतता गया और जल्द ही 1.5 मिनट से भी कम समय रह गया। जियो बुई की ओर से लोकप्रियता 300,000 तक पहुंच गई है और विशेष प्रभाव सामने आए हैं। पूरे शरीर में मांसपेशियों के साथ एक सुपर सयान में बदल रहे हैं और वातावरण विस्फोटक है। जियो कियान की लोकप्रियता 50,000 से थोड़ी ही अधिक है। कई नेटिजन्स ने ये दृश्य देखा और अपने दिलों में चुप हो गए। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो जियो कियान को जियो बुई द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। हालांकि कई नेटिजन्स भी सौंदर्य नृत्य देखने के लिए उत्साहित हैं। यह जियो कियान दिखने में सुंदर, दुबली पतली, भरी हुई छाती वाली है और उसने नाविक स्कर्ट पहनी हुई है। जब वह नाचती है तो ज़रूर बहुत हॉट लगती है। जियो बुई की तरफ जियो बुई ने पहले से ही अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई, कूद रहा था, नाच रहा था और गोल गोल घूम रहा था। ऐसा लगता है कि जियो कियान को जियो बुई द्वारा नियंत्रित किया जाने वाला है। लेकिन इस समय जियो कियान की स्क्रीन पर अचानक एक नीला रॉकेट दिखाई दिया और रॉकेट सीधे आकाश में चला गया। धन्यवाद भाई हावरान। जब कृतिका शर्मा ने रॉकेट देखा तो उसके सुंदर चेहरे पर फिर से एक उत्साहित मुस्कान आ गई और उसने जल्दी से कृतज्ञतापूर्वक कहा, यह एक रॉकेट है जिसकी कीमत 1,000 रुपये है, जो एक बड़ा उपहार है। उपहार भेजने वाला व्यक्ति हावरान जेंकी नाम का एक नेटिजन है, इसलिए जियो कियान ने सीधे उसे भाई हावरान कहा। यह एक नया नेटिजन होना चाहिए और कृतिका शर्मा इस नाम से थोड़ा अपरिचित है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह नया है या पुराना, जब तक वह उसे एक उपहार भेजता है। वह एक बड़ा भाई है। आज रात की आय उसकी मासिक आय से अधिक है। स्पोर्ट्स कार ज्यादा दूर नहीं। कृतिका शर्मा ने पैसा कमाया और एक स्पोर्ट्स कार खरीदना चाहती थी, इसलिए वह लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर बहुत गंभीर थी। कृतिका शर्मा ने हावरान जेंकी नाम के नेटिजन को धन्यवाद तो दिया, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हजारों नेटिजन हैं और स्थानीय तानाशाह हर जगह मौजूद हैं। ये बस एक रॉकेट है जो असल में कुछ भी नहीं है। तथापि स्क्रीन पर एक और रॉकेट दिखाई दिया। 5 सेकंड से भी कम समय में हावरान जेंकी नाम के इस नेटिजन ने वास्तव में एक और रॉकेट भेजा। धन्यवाद भाई हावरान, धन्यवाद भाई हावरान का रॉकेट। कृतिका शर्मा स्तब्ध रह गईं और फिर वह उन्हें फिर से धन्यवाद देने के लिए उत्साहित हुई, लेकिन उनकी आवाज़ धीमी हो गई थी। स्क्रीन पर आकाश में उड़ते रॉकेट का एक विशेष प्रभाव फिर से दिखाई दिया। इसे हावरान जेंकी नाम के एक नेटिजन ने भेजा था। कृतिका शर्मा की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं और वो बेहद उत्साहित थीं। 10 सेकंड से भी कम समय में इस हावरान जेंकी ने उन पर 3 रॉकेट दागे। अमीर क्या उसकी मुलाकात किसी अमीर आदमी से हुई। इसके अलावा कृतिका शर्मा की लोकप्रियता वास्तव में तेजी से बढ़ी और वास्तव में ये सीधे तौर पर हजारों की संख्या में बढ़ी, हालांकि अभी भी दूसरे पक्ष के साथ एक बड़ा अंतर था। धन्यवाद भाई हावरान, धन्यवाद, कृतिका शर्मा ने प्रसन्नतापूर्वक कहा और अब भी लगातार उनका धन्यवाद कर रही थीं। इस समय लाइव प्रसारण कक्ष में नेटिजन्स ने इस दृश्य को देखा और एक के बाद एक स्क्रीन को स्वाइप किया। भाड़ में जाओ अमीर, ये कौन सा नया बड़ा भाई है। बहुत बढ़िया, 3 रॉकेट, एक कार्निवल के बराबर। अगले ही पल स्क्रीन पर कार्निवल के विशेष प्रभाव दिखाई दिए। नेटिजन हावरान जेंकी ने एंकर को दिया कार्निवल। वाइब्रेटो उपहारों में कार्निवल सबसे महंगा उपहार है और एक कार्निवल 3,000 रुपये के बराबर है। लानत है, एक और कार्निवल। हावरान, क्या आपके पास अभी भी पेंडेंट की कमी है? पीछे आओ, इतना बड़ा आदमी है, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। आह, कृतिका शर्मा ने जब इस कार्निवल का रूप देखा तो वह चिल्ला उठी और उसके जैद हाथ ने उसके सुंदर मुंह को ढक लिया। अविश्वसनीय, और उसके दिल में जो उत्साह था वह शब्दों से परे था। और यह कार्निवल अभी भी इस हावरान जेंकी द्वारा दिया गया था। आदित्य वर्मा ने स्क्रीन पर कृतिका शर्मा को देखा और तुरंत मुस्कुरा दिए।
ये हैरान कर देने वाली कृतिका शर्मा काफ़ी क्यूट हैं। ये सही है, 3 रॉकेट और यह कार्निवल स्वाभाविक रूप से आदित्य वर्मा द्वारा दिए गए थे। आदित्य वर्मा का वाइब्रेटो उपनाम हाओरान जेंकी है, लेकिन आदित्य वर्मा के लिए यह पहली बार है कि वह इस खाते को रिचार्ज करें। आदित्य वर्मा ने सीधे टिकटॉक अकाउंट में 500,000 रुपये रिचार्ज किए। ये तो बस एक छोटा सा परीक्षण था। सभी लोकप्रियता वोट कृतिका शर्मा को मिले और कृतिका शर्मा की लोकप्रियता में काफ़ी इजाफा हुआ। हालांकि दूसरी तरफ वाले छोटे भूत के भी अमीर प्रशंसक हैं और उसकी लोकप्रियता अभी भी तेज़ी से बढ़ रही है। ज़ियाओकियान का अंतर अभी भी बड़ा है, लेकिन बस लगभग 1 मिनट बचा है। चूंकि हम खेलने जा रहे हैं तो चलिए मजा करें। आज मैं ज़ियाओकियान को इस छोटे भूत को पकड़ने में मदद करूंगा। इसलिए आदित्य वर्मा ने ज़रा भी संकोच नहीं किया। उसने उपहार खोला और सीधे कार्निवल पर क्लिक किया और पागलों की तरह उपहार भेजना शुरू कर दिया, एक के बाद एक, बिना रुके। तभी कृतिका शर्मा और हजारों नेटिजन्स ने एक बेहद चौंकाने वाला दृश्य देखा। कृतिका शर्मा की स्क्रीन पर कार्निवल के स्पेशल इफेक्ट्स बार बार आते रहे और वह सीधे तौर पर धमाल मचाते रहे। नेटिजन हाओरान जेंकी ने एंका को दिया कार्निवल। नेटिजन हाओरान जेंकी ने एंका को दिया कार्निवल। नेटिजन हाओरान जेंकी ने एंका को दिया कार्निवल। स्क्रीन पर यह संदेश बार बार आता रहा। ये वाइब्रेटो उपहारों में सबसे महंगा कार्निवल है। 3,000 रुपये का कार्निवल। इस तरह के उपहार तो उपलब्ध हैं, लेकिन निश्चित रूप से इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है। ये किस तरह का अमीर नेटिजन है। 1 2 3 वे कभी नहीं रुकते। कृतिका शर्मा का लाइव ब्रॉडकास्ट रूम उबल रहा था। जब 10 डिलीवर हुए तो पूरा लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म उबल रहा था। आप जानते हैं, कार्निवल जैसे उपहारों के लिए पूरे लाइव प्रसारण मंच में स्क्रॉलिंग सूचना प्लेबैक है और सभी नेटिजन्स इसे देख सकते हैं। भाड़ में जाओ, ये बहुत अमीर है। कौन सा बड़ा भाई इतना घमंडी है। ये असली पैसे में 30,000 रुपये से भी ज़्यादा है। अमीरों की दुनिया मुझे समझ नहीं आती। क्या अमीर बड़े भाई को बिस्तर गर्म करने की ज़रूरत है। मैं ऑपरेशन के बाद भी सुंदर हूँ। मुझे नहीं पता कि यह कौन सा अंक है, जाकर देखो। कृतिका शर्मा के लाइव प्रसारण कक्ष में ऑनलाइन लोगों की संख्या आसमान छू रही है और बड़ी संख्या में जिज्ञासु नेटिजन्स ये देखने के लिए दौड़ रहे हैं कि कौन सा अंक कितना भाग्यशाली है और कौन सा बड़ा भाई कितना अभिमानी है। 40,000, 50,000। कुछ ही समय में कृतिका शर्मा की ऑनलाइन संख्या 50,000 तक पहुंच गई है, जो एक ऐसी संख्या है जो उनके लाइव प्रसारण के बाद से कभी नहीं पहुंची थी। उसके प्रशंसकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इस रात ही उसके 70,000 से 80,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। यह इस नन्ही सी बच्ची से जुड़े होने का असर तो है ही, साथ ही उसके सामने आए उपहारों का भी असर है। कृतिका शर्मा के लाइव प्रसारण कक्ष में कार्निवल के विशेष प्रभाव कभी नहीं रुके। नेटिजन हाओरन जेंकी ने एंका को कार्निवल उपहार दिया। नेटिजन हाओरन जेंकी ने एंका को कार्निवल उपहार दिया। हाओरान जेंकी नाम का ये नेटिजन अभी भी कार्निवल भेज रहा है। 20, 21। कृतिका शर्मा की लोकप्रियता आसमान छू गई और वह शियाओ बुई की लोकप्रियता के बराबर पहुंच गई। ये दृश्य देखकर बच्चे की आंखें चौड़ी हो गईं। अरे यार, सड़क के उस पार एक बड़ा भाई है। बस एक आखिरी मिनट है, जल्दी करो, उसे मेरे साथ ले जाओ। चलो यार, बच्चा पागलों की तरह दहाड़ने और चिल्लाने लगा और लाइव प्रसारण कक्ष का माहौल अत्यंत सक्रिय हो गया। वहां कई धनी व्यक्ति भी थे और वे उपहार देते रहे। रॉकेट, अंतरिक्ष यान, कार्निवल आदि भी समय समय पर स्क्रीन पर दिखाई देते हैं और उनकी लोकप्रियता अभी भी बढ़ रही है। लेकिन ज़ियाओबुई को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके सामने ज़ियाओकियान की लोकप्रियता बढ़ गई थी और उसके बीच का अंतर तेजी से कम हो रहा था। मैं उसे भगाने वाला हूँ। परिवार, जल्दी करो, केवल अंतिम 20 सेकंड बचे हैं। कृतिका शर्मा का लाइव प्रसारण कक्ष। यद्यपि 1 मिनट से अधिक समय बीत चुका है, फिर भी कार्निवल बिल्कुल भी नहीं रुका है। ये सभी हाओरान जेंकी नामक बड़े भाई द्वारा दिए गए थे। 30, 31, 32। हर कोई हैरान था। बहुत बढ़िया बॉस, बहुत बढ़िया है बॉस, शक्तिशाली है, कृपया मेरा ख्याल रखें, एक अमीर आदमी लटका हुआ है। अनगिनत नेटिजन्स ने टिप्पणी जारी रखी। लगभग सभी ने अद्भुत और अमीर शब्दों का प्रयोग किया। मैंने खाइयाँ देखी हैं, लेकिन ऐसी खाइयाँ मैंने कभी नहीं देखी हैं। क्या 2 मिनट के भीतर ही 30 से अधिक कार्निवल कार्डों का उपयोग किया गया, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपये थी।
और यह रुका नहीं। सभी नेटिजन्स जानना चाहते हैं कि हाओरन जेंकी नाम के इस बड़े आदमी को कितने समय तक और कितने कार्निवल साफ करने होंगे। अंत में जब पी के समय में 10 सेकंड बचे थे तो कृतिका शर्मा की लोकप्रियता अतीत से आगे निकल गई थी। हाओरन जेंकी नाम का यह अमीर आदमी पहले ही 40 कार्निवल में भाग ले चुका है। 10, 9, 8 पीके खत्म हो गया है। कृतिका शर्मा विजयी हुई और उनकी लोकप्रियता का मूल्य सीधे तौर पर शियाओगुई से 100,000 से अधिक हो गया। जीत गया। कृतिका शर्मा ये दृश्य देखती रह गई। उसका मन उथल पुथल से भर गया था और उसे शांत करना मुश्किल हो रहा था। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है। अरे, मैं तो जीत गया, क्या आप इसे जीत सकते हैं? इस बॉस ने अकेले ही इस एंकर को ये पीके जीतने में मदद की। अनगिनत नेटिजन्स भी हैरान थे। मुझे डर है कि ट्रेन हिल रही है और मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। 4 मिलियन से अधिक प्रशंसकों वाले एमपी बच्चे का वास्तव में 400,000 प्रशंसकों वाली एक खूबसूरत एंकर द्वारा फायदा उठाया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो सुंदर एंकर के भाई ने उसके साथ छल किया। वर्तमान हाओरन जेंकी भाई कृतिका शर्मा का असली प्रिय है। हर किसी का फायदा उठाया गया है, धिक्कार है, हमारे साथ छल किया गया है। बच्चे की तरफ से जब उसने ये परिणाम देखा तो उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जो रोने से भी अधिक बदसूरत थी। लेकिन एक वरिष्ठ मनोरंजन एंकर के रूप में जियाओगुई के पास बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक गुण हैं और यह पीके सिर्फ मनोरंजन के लिए है। यदि आपके साथ छेड़छाड़ की गई तो आपके साथ छेड़छाड़ की जाएगी। सामने वाला बड़ा भाई बहुत बढ़िया है। परिवार, कृपया जल्दी से ध्यान दें, आप ऐसे अद्भुत धनी व्यक्ति को अनदेखा नहीं कर सकते। जियाओगुई और कृतिका शर्मा ने फिर से माइक्रोफोन चालू कर दिया। सुंदर, तुम्हारा एक बड़ा भाई है और तुम्हारे साथ छेड़छाड़ की जा रही है। बच्चे ने कृतिका शर्मा से रोते हुए कहा। अगर वो बदसूरत नहीं था तो वाकई बहुत सुंदर लग रहा था। बताओ सुंदरी, तुम्हें क्या सजा मिलेगी? बच्चे ने उदारता से कहा। उसमें अभी भी बहुत प्रतिभा है और वह किसी सजा से नहीं डरता। छोटे भूत भाई, रुको। कृतिका शर्मा ने स्क्रीन पर चल रहे कार्निवल को देखा, लेकिन उन्होंने बच्चे से फिर कहा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बच्चा थोड़ा उलझन में था। वह लाइव प्रसारण के दौरान दूसरे नेटिजन को दूसरे पक्ष को उपहार देते हुए नहीं देख सका। लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपने लाइव प्रसारण कक्ष में नेटिजन्स की टिप्पणियां देखीं। अकस्मात बच्चा हैरान रह गया। मैंने कुछ नेटिजन्स को इसके बारे में बात करते देखा। अभी भी ब्रश कर रहा हूँ। सड़क के उस पार भाई पेंग अभी भी कार्निवल कर रहे हैं। कितना कमाल है। अरे सच में, मैं तो 60 साल का हो गया हूँ। ये सही है। जियाओकियान के लाइव प्रसारण कक्ष में भले ही पीके समाप्त हो गया है, लेकिन हाओरन जेंकी नाम का ये बड़ा भाई अभी भी बिना रुके कार्निवल खेल रहा है और पहले ही 60 से अधिक उम्र का हो चुका है। सभी नेटिजन्स अत्यधिक आश्चर्यचकित थे। 99वीं बार तक ये रुका नहीं। पूरा डॉइन लाइव प्रसारण मंच पागल हो गया। अंततः जब इस हाओरन जेंकी नेटिजन ने पूरे 100 कार्निवल दे दिए तो वह अंततः रुक गया। सबने गहरी सांस ली। पूरे 100 कार्निवल। एक का मान 3000 होता है तथा 100 का मान 300,000 होता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे स्थानीय अत्याचारी नहीं हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से दुर्लभ हैं और आज सभी डाइन नेटिजन्स ने एक और देखा। 3 लाख एक क्षण में दे दिए गए। उन्हें सुपर रिच मैन कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बड़ी संख्या में नेटिजन्स अभी भी कृतिका शर्मा के लाइव प्रसारण कक्ष में पागलपन से घुस रहे हैं, जिससे लाइव प्रसारण कक्ष में ऑनलाइन लोगों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से 150,000 तक पहुंच गई है और कृतिका शर्मा के प्रशंसकों की संख्या 500,000 से अधिक हो गई है। कृतिका शर्मा के लाइव प्रसारण कक्ष में विस्फोट हो गया। अरे, एक व्यक्ति ने 100 कार्निवल दे दिए। मैं इतने लंबे समय से डाइन खेल रहा हूँ और यह पहली बार है जब मैंने इतना दबंग बॉस देखा है। बहुत बढ़िया, ये सचमुच बहुत बढ़िया है। भाई हाओरन बहुत बढ़िया है। आदित्य वर्मा ने पूरे 100 कार्निवल दिए और अंततः रुक गए। इससे पहले के 3 रॉकेटों को जोड़ लें तो 300,000 से अधिक रुपए सीधे बाहर चले गए। ठंडा ऐसा लगता है कि एंकर को पुरस्कृत करने के लिए पैसा खर्च करना बहुत अच्छा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ लोग एंकर को पुरस्कृत करने के लिए सार्वजनिक धन का गबन करते हैं। कुछ लोग तो एंकर को पुरस्कृत करने के लिए लाखों का कर्ज भी ले लेते हैं। क्या ये बस एक गर्म दिमाग नहीं है?
ये घमंड में फंसा हुआ है। हालांकि मैं उन लोगों से अलग हूँ। मेरे पास थोड़े पैसे हैं। और कुछ ही देर बाद आदित्य वर्मा ने पाया कि उनके अकाउंट पर प्रशंसकों की संख्या 100,000 तक पहुंच गई है और यह अभी भी तेजी से बढ़ रही है। इन पुरस्कारों का प्रभाव अभी यही है। कृतिका शर्मा का सुंदर चेहरा लाल हो गया था और वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका धन्यवाद कैसे करे। एंकर, क्या आप मुझे वचन देंगे? अमीर भाई स्पष्ट रूप से आप में रुचि रखता है। एंकर, मैं अब ट्रेन को हिलते हुए नहीं देखूंगा। तुम्हें अकेले ही अमीर भाई के लिए नाचना चाहिए। आदित्य वर्मा ने 300,000 रुपये से अधिक खर्च किए और कृतिका शर्मा को 100 कार्निवल का इनाम दिया, जिससे पूरा मंच हैरान रह गया। बड़े भाई का ऑनलाइन नाम हाओरान जैन की आज रात कई नेटिजन्स को याद आया। आदित्य वर्मा के प्रशंसकों की संख्या 100,000 से अधिक हो गई है और यह संख्या अभी भी बढ़ रही है। आदित्य वर्मा द्वारा कृतिका शर्मा को इस एमपी शियाओबुई को पकड़ने में मदद करने के बाद शियाओबुई ने भी सजा स्वीकार कर ली और रुमाल फेंकने के लिए 2 लाइव प्रसारण भागीदारों के साथ 2 सकल कूद गए। कृतिका शर्मा के लाइव प्रसारण कक्ष की वास्तविक समय की लोकप्रियता वास्तव में पूरे मंच के शीर्ष 100 में पहुंच गई है और यहां तक कि मुंबई क्षेत्र में शीर्ष 10 में भी पहुंच गई है। कृतिका शर्मा भी लोकप्रिय हो गई हैं। दिन के समय उन्होंने बस दुर्घटना के दृश्य का लाइव प्रसारण किया और रात में उन्होंने वास्तव में एमपी शियाओबुई से जुड़कर 4 मिलियन से अधिक प्रशंसकों के साथ शियाओबुई की सारी बातें सुनी। हाओरान जैन की नामक इस बड़े भाई के लिए कृतिका शर्मा उसे धन्यवाद देती रहीं और वह मन ही मन और भी उत्साहित थीं। उसकी स्पोर्ट्स कार उपलब्ध होने वाली है। उत्साह के अलावा कृतिका शर्मा थोड़ी खुश और थोड़ी भयभीत भी थीं। क्या इस बड़े भाई को उस पर मोह हो गया? अगर वह उससे बाहर चलने के लिए पूछने आए तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे कई मामले हैं जहां बड़े भाई को कोई महिला इंटरनेट सेलिब्रिटी पसंद आ जाती है। वे आपको इतना पैसा क्यों देते हैं? ये सिर्फ ये देखने के लिए है कि आप सुंदर हैं या आप गा सकती हैं और नाच सकती हैं। इसके अलावा ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां एक इंटरनेट सेलिब्रिटी ने अपने बड़े भाई से शादी कर ली। अगर हाओरान जैन की वाला यह बड़ा भाई उसे मिलने के लिए नीचे आने के लिए कहे तो मुझे क्या करना चाहिए? वह मान लेगी। हालांकि जब कृतिका शर्मा अभी भी अपने दिमाग में इस सवाल से जूझ रही थीं, ये बड़ा भाई जिसने उसे 100 कार्निवल दिए थे वास्तव में उसका लाइव प्रसारण कक्ष छोड़ गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, वह अचानक आया और चला गया। कृतिका शर्मा थोड़ी उलझन में थीं। आदित्य वर्मा ने कृतिका शर्मा के लाइव प्रसारण कक्ष को छोड़ दिया और अन्य वीडियो स्वाइप कर दिए। रात बहुत लंबी थी और मैं सो नहीं सका। मैं केवल सुंदर महिलाओं को देखता था और वीडियो स्वाइप करता था। अब तो सचमुच ट्रैफिक का ज़माना है। कई इंटरनेट सेलिब्रिटीज़ हैं जो लाइव प्रसारण कर रहे हैं। जो नाचे वे नाचे, जो गाए वे गाए और जो उत्पादों का प्रचार करते थे वे उत्पादों का प्रचार करते रहे। आदित्य वर्मा स्क्रॉल करते रहे। अचानक आदित्य वर्मा ने एक अन्य महिला इंटरनेट सेलिब्रिटी को लाइव स्ट्रीमिंग करते देखा। हो, लाइव वीडियो देखकर आदित्य वर्मा हैरान रह गए। इस महिला ने मेकअप किया हुआ था और ब्यूटी फिल्टर का इस्तेमाल किया हुआ था। वह बेहद नाजुक और खूबसूरत लग रही थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसका असली रूप वीडियो में दिख रही महिला से बहुत अलग है। उसके स्तन गोल और भरे हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे उसका आकार कम से कम डी कप हो। बेशक, मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि आदित्य वर्मा ने पाया कि इस महिला इंटरनेट सेलिब्रिटी के सिर के ऊपर एक विस्मयादिबोधक चिन्ह था। एक बड़ा, लाल विस्मयादिबोधक चिन्ह। अरे, ये तो एक इशारा है। आदित्य वर्मा को उम्मीद नहीं थी कि वह वाइब्रेटो स्क्रॉल करके संकेत देख पाएंगे। बेशक, केवल आदित्य वर्मा ही इस विस्मयादिबोधक चिन्ह को देख सकते थे। लाइव प्रसारण में यह महिला इंटरनेट सेलिब्रिटी वास्तव में रो रही थी। यह आखिरी वीडियो है जो मैं सभी को भेजूंगी। मुझे अवसाद है। अपने ईमानदार प्रयास के बाद भी मुझे बार बार चोट क्यों लगती है? यह मेरी गलती नहीं है कि बच्चा चला गया। इस इंटरनेट सेलिब्रिटी का नाम लू शियाओ मियाओ है। इस समय वह लाइव प्रसारण कक्ष में लगातार रो रही थी और बातें कर रही थी। उसका सारा मेकअप आंसुओं से धुंधला गया था और वह बहुत दुखी लग रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अभिनय कर रही थी। अवसाद, हाँ, ये बहुत मज़ेदार है। मुझे डर है कि उसके साथ धोखा हुआ है। ये किसका बच्चा है? आखिरी बार क्यों? क्या वह शादी के लिए कोई ईमानदार आदमी ढूंढने जा रही है? लाइव प्रसारण बंद करो।
लाइव प्रसारण कक्ष में कई नेटिजन्स सवाल पूछ रहे थे। ऐसा लगता है कि वह एक कहानी वाली मेजबान है। इसके अलावा कई नेटिजन्स को इस होस्ट के बारे में कुछ कहानियां पता होनी चाहिए। इस लू शियाओ मियाओ के बहुत अधिक प्रशंसक नहीं हैं, केवल लगभग 300,000, कृतिका शर्मा जितने नहीं, लेकिन इस समय 30,000 से अधिक लोग ऑनलाइन लाइव प्रसारण देख रहे हैं। आदित्य वर्मा ने जब महिला इंटरनेट सेलिब्रिटी की बातें सुनी और इन नेटिजन्स की बातें देखी तो वह थोड़ा सा भौचक्के रह गए। इस महिला इंटरनेट सेलिब्रिटी का मूड समस्याग्रस्त लग रहा था। ये संकेत वास्तव में क्या है? आदित्य वर्मा को अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई और वह जानना चाहते थे, लेकिन मुझे स्क्रीन पर इस प्रॉम्प्ट पर कैसे क्लिक करना चाहिए? तभी यह विचार आदित्य वर्मा के मन में आया। डिंग डोंग, प्रॉम्प्ट जानकारी मिल गई। क्या आप इसे क्लिक करना चाहते हैं? हाँ, नहीं। इस समय अचानक सिस्टम की प्रॉम्प्ट ध्वनि गूंज उठी। तभी आदित्य वर्मा के सामने खाली जगह में 2 बटन दिखाई दिए। एक है हाँ और दूसरा है नहीं। इसे वास्तव में इस तरह संचालित किया जा सकता है। प्रणाली अद्भुत है। बिना किसी हिचकिचाहट के आदित्य वर्मा ने सीधे हाँ पर क्लिक कर दिया। अगले ही पल लाइव प्रसारण कक्ष में महिला इंटरनेट सेलिब्रिटी के सिर पर लगा विस्मयादिबोधक चिन्ह क्यूआर कोड में बदल गया। भुगतान करने के लिए कोड को स्कैन करने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से अपरिहार्य है। आदित्य वर्मा के मोबाइल फोन ने सीधे क्यूआर कोड स्कैन किया और 200 रुपये का भुगतान कर दिया। शीघ्र जानकारी सामने आई। डिंग डोंग, यह एक महिला है जो आत्महत्या करने वाली है। अधिक जानकारी के लिए पर क्लिक करें। इस त्वरित संदेश को देखकर आदित्य वर्मा हैरान रह गए। लानत है, आत्महत्या! यह महिला आत्महत्या करने जा रही है। आत्महत्या कैसे करें? इमारत से कूदें, कलाई काटें या नींद की गोलियां लें? ये आत्महत्या के वे तरीके हैं जिनके बारे में आदित्य वर्मा सोच सकते हैं। कब? तुरंत। कितना समय बचा है? अरे सिस्टम, क्या तुम थोड़ा और चालाक हो सकते हो? बस एक वाक्य, क्या तुम और संकेत नहीं दे सकते? हालांकि सिस्टम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन आदित्य वर्मा को हमेशा लगता था कि व्यवस्था में स्वतंत्र चेतना है और वह जानबूझकर ऐसा करने को प्रेरित कर रही है। आदित्य वर्मा ने पुनः सीधे तीर पर क्लिक किया। फिर जैसी कि उम्मीद थी, उसने 400 रुपये और चुकाए। डिंग डोंग, यह महिला आत्महत्या करने के लिए कोयला जलाने जा रही है। उल्टी गिनती 30 मिनट। अधिक जानकारी के लिए कृपया पर क्लिक करें। शीघ्र संदेश फिर आया। आत्महत्या के लिए कोयला जलाना, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता। आत्महत्या का ये तरीका नया है। समय भी उपलब्ध है, आधा घंटा। नहीं, उसे आत्महत्या करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि मैं इस महिला इंटरनेट सेलिब्रिटी को नहीं जानता और ऐसा लगता है कि उसका मुझसे कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन वह एक जीवन जी रही है और जब से मैं उससे मिला हूं, वह मुझसे जुड़ी हुई है। मुझे इसे रोकना होगा। इसे कैसे रोकें? पता कहाँ है? आदित्य वर्मा ने जल्दी से दोबारा तीर पर क्लिक किया और इस बार 800 रुपये का भुगतान किया। डिंग डोंग, यह महिला 1501, बिल्डिंग 1, यूनिट 1 टाइम्स मिंगरूपी, नंबर 333, येजो एवेन्यू, हाईटेक जोन, मुंबई में रहती है। पता यहाँ है, येजो एवेन्यू, हाईटेक जोन। ये थोड़ा दूर लगता है और 30 मिनट से भी कम समय लगता है। अगर मैं अपनी लैम्बोर्गिनी भी चलाकर निकल जाऊं, तो भी मुझे डर है कि बहुत देर हो जाएगी। ट्रैफिक लाइटें हैं और मुझे ऊपर जाना है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? लाइव प्रसारण कक्ष में ये लू जियाओ मियाओ पहले से ही उत्साहित था जब उसने इन नेटिजन्स के शब्दों को देखा। मैंने सचमुच कुछ गलत नहीं किया। तुम मुझे मजबूर क्यों कर रहे हो? हाँ, आप जो भी कहें, यह मेरा आखिरी लाइव प्रसारण है। अगले ही पल लू शियाओ मियाओ बगल से कोयले का एक बर्तन लेकर आया और कोयला जल रहा था मूल रूपा के लाइव प्रसारण कक्ष में। रूपा किंग थोड़ा उत्तेजित, भावनात्मक रूप से टूटा हुआ और थोड़ा पागल सा लग रहा था। लेकिन जब रूपा ने गर्म कोयले का बर्तन बाहर निकाला तो पूरा लाइव प्रसारण कक्ष फट गया। अरे, मैं सचमुच आत्महत्या करना चाहता हूँ, सचमुच या नहीं? लिखी हुई कहानी, ये स्क्रिप्ट कैसे हो सकती है? कोयले अभी भी जल रहे हैं। क्या इसका स्वाद मांस भूनने में अच्छा नहीं लगता? क्या तुम्हें आत्महत्या करनी पड़ेगी? इसे जल्दी बंद करो। रूपा के इस कदम ने निस्संदेह सभी नेटिजन्स को आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन अभी भी कई नेटिजन्स हैं जो इसे बिल्कुल नहीं खरीदते हैं और इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। हालांकि कुछ नेकनियत नेटिजन्स भी हैं जो चिंतित हैं।
मत करो। क्या जीवित रहना अच्छा नहीं है? जीने से मरना बेहतर है। जियो म्याऊं। क्या सकारात्मक और आशावादी जीवन जीना अच्छा नहीं होगा? आप हमेशा बहुत सकारात्मक और आशावादी रहे हैं। रूपा ऐसी लग रही थी जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। उसकी आंखें बेजान थीं और वह हल्के से बोल रही थी जैसे वह निराश हो। हाँ, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। मैं लंबे समय से अवसादग्रस्त हूँ और 2 महीने से ज़्यादा समय से अस्पताल में भर्ती हूँ। आप मुझे मजबूर क्यों कर रहे हैं? आप मेरे साथ यह क्यों कर रहे हो? अगर मैं मर जाऊं और भूत बन जाऊं, तो मैं तुम्हारे लिए यह आसान नहीं कर पाऊंगी। एक क्षण में ही रूपा का मूड फिर से थोड़ा उत्तेजित हो गया और उसके मूड में बहुत उतार चढ़ाव आने लगा। ये दृश्य देखकर आदित्य वर्मा भी हैरान रह गए। इसके अलावा रूपा का चेहरा लाल हो गया था और उसकी सांसें थोड़ी धीमी हो रही थीं। अरे यार, अब तो बहुत देर हो चुकी है। मुझे क्या करना चाहिए? हम चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते, और अगर मैं अभी वहां पहुंचूंगा तो निश्चित रूप से बहुत देर हो जाएगी। वैसे, मीरा वर्मा। अचानक इस समय आदित्य वर्मा को किसी का ख्याल आया। पुलिसकर्मी मीरा वर्मा। मैंने उससे व्हाट्सएप पर संपर्क किया। आदित्य वर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के मीरा वर्मा के व्हाट्सएप अकाउंट पर क्लिक कर दिया। टाइप करने और बोलने में ये बहुत धीमी लगती है और मीरा वर्मा शायद इतनी रात को इसे देख नहीं पाएंगी, और अब ये बहुत ज़रूरी स्थिति है। इसके बाद से आदित्य वर्मा ने सीधे वॉयस कॉल शुरू कर दी। डिंग 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 डिंग। मीरा वर्मा बिस्तर पर लेटकर सो रही है। उसे कल काम पर जाना है और ड्यूटी पर भी जाना है। उसे बहुत जल्दी उठना है। उसे लाइट जलाकर सोना पसंद है, जिससे उसे सुरक्षा का एहसास होता है। रोशनी थोड़ी धीमी है, लेकिन जब मैं सोने ही वाला था व्हाट्सएप फ़ोन की घंटी बजी। ओह, कौन है? बहुत गुस्सा आ रहा है, सब सोने वाले हैं। मीरा वर्मा ने अधीरता से कहा। वह अभी भी बेहोशी में थी, जबकि वह अभी भी जाग रही थी। उसने फ़ोन उठाया और उठाया, ये सोचकर कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने ही उसे बाहर जाने के लिए कहा है। अगले ही पल उसके फ़ोन स्क्रीन पर बिस्तर पर लेटा हुआ एक आदमी दिखाई दिया, तथा उसकी सोती हुई छवि भी उसके फ़ोन पर दिखाई दी। आह, ये दृश्य देखकर मीरा वर्मा तुरंत चीख पड़ी। ये वास्तव में एक वीडियो चैट है। ये वास्तव में एक आदमी है। वह अब सो रही है। उसने बहुत हल्का पायजामा पहना हुआ है, तथा उसके ऊपरी शरीर पर कोई रजाई नहीं है। यदि वह इस तरह से आई, तो क्या वह उजागर नहीं हो जाएगी और दूसरे पक्ष को दिखाई नहीं देगी? मीरा वर्मा अचानक जाग गईं। उन्होंने जल्दी से अपने फ़ोन का कैमरा एक तरफ कर दिया और तुरंत फ़ोन रख दिया। क्या ये वास्तव में वह है? मीरा वर्मा के चेहरे पर शर्म और गुस्से के भाव थे। उन्होंने अपने फ़ोन पर वीडियो चैट भेजने वाले लड़के की प्रोफाइल फ़ोटो देखी और एक बेहद दुर्लभ गाली का इस्तेमाल किया। रात बहुत हो गई है, ये बंदा बिना सोए वीडियो चैट क्यों कर रहा है? और उसने हैरानी से जवाब दिया, गुस्सा। लाल पिला। मीरा वर्मा अवाक रह गईं, उनकी भौहें सिकुड़ गईं। दूसरा पहलू, आदित्य वर्मा भी हैरान थे। अभी अभी वह क्या था? उसने असल में गलत विकल्प पर क्लिक कर दिया। जब उसने वॉइस कॉल पर क्लिक किया तो असल में वीडियो कॉल पर क्लिक हो गया और दूसरी पार्टी ने कॉल का जवाब दे दिया। बस ले लो, है ना? फिर क्यों लटक गया? ये 10 सेकंड और बर्बाद हो गए। अब सामने वाला कभी भी कीटनाशक पी सकता है। हम जल्दी में हैं और हमें समय के साथ दौड़ लगानी होगी। आदित्य वर्मा ने तुरंत एक और वॉयस चैट शुरू की। डिंग 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 डिंग। अचानक मीरा वर्मा का मोबाइल फ़ोन फिर बज उठा। यह आवाज़ है, वीडियो नहीं। सुनिश्चित करें कि आपने सही क्लिक किया है। मेरे सामने बैठी मीरा वर्मा ने जब अपना मोबाइल फ़ोन फिर बजता सुना तो उनकी भौहें तन गईं। दूसरा पक्ष अपनी आवाज़ से क्या कर रहा है? आधी रात हो गई है। क्या हो रहा है? जब मीरा वर्मा ने पुष्टि की कि यह वॉयस कॉल थी, तो उन्होंने दोबारा कॉल उठाया। नमस्ते अधिकारी मीरा, मैं आदित्य वर्मा हूँ। आदित्य वर्मा ने जल्दी से कहा। मुझे पता है, बताओ क्या है? मीरा वर्मा ने तुरंत पूछा। उनकी आवाज़ थोड़ी ठंडी थी। नंबर 1501, यूनिट 1, शिमिंगरूपी बिल्डिंग, नंबर 333 यजो एवेन्यू, हाईटेक जोन, मुंबई में एक महिला एंकर आत्महत्या करने के लिए कोयला जला रही है। कृपया दूसरों को बचाएं, आदित्य वर्मा ने जल्दी से कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, मीरा वर्मा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकीं। क्या कोई आत्महत्या करना चाहता है? तुम्हें कैसे पता? ये सच है या झूठ? जब मीरा वर्मा ने आदित्य वर्मा की बातें सुनी तो वह आश्चर्यचकित हो गईं और पूछा,
वह लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है, जल्दी करो और जाओ। आदित्य वर्मा ने बड़े दृढ़ संकल्प और निश्चय के साथ कहा। आदित्य वर्मा की बातें सुनकर और आदित्य वर्मा की आवाज में तत्परता थी। मीरा वर्मा मदद नहीं कर सकी, लेकिन उन्हें झटका लगा और उन्होंने सोचा कि पिछली बार जब उन्होंने भागे हुए कैदी को पकड़ा था तो आदित्य वर्मा ने दूसरे पक्ष का स्थान भी सटीक रूप से बताया था। मीरा वर्मा को इस बात पर थोड़ा यकीन था और उन्हें इसमें कोई शक नहीं था। वैसे भी किसी ने आत्महत्या की थी, जो जिंदगी और मौत का सवाल था। पता कहाँ है? क्या आप मुझे फिर से बता सकते हैं? मीरा वर्मा ने फिर पूछा। नंबर 1501, यूनिट 1, बिल्डिंग 1, शिदाई मिंगरूपी, नंबर 333, यजो एवेन्यू, हाईटेक जोन, मुंबई। आदित्य वर्मा ने पुनः कहा। इसके अलावा मीरा वर्मा ने आदित्य वर्मा का बताया हुआ पता भी लिख लिया था। और अब अगर वह गई तो शायद वह समय पर नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, मुझे नहीं पता। मीरा वर्मा ने आदित्य वर्मा की वॉयस कॉल काट दी और फिर सीधे दूसरी कॉल की। बीप बीप, जियाओ वांग, तुम अभी कहाँ हो? तुम आज रात यजो एवेन्यू में ड्यूटी पर हो, है ना? दूसरी तरफ मीरा वर्मा की सहकर्मी थी, जो आज रात उसी क्षेत्र में ड्यूटी पर थीं। वाह! नंबर 1501, यूनिट 1, बिल्डिंग 1, शिदाई मिंगरूपी, वहाँ एक महिला एंकर है जो कोयला जलाकर आत्महत्या करना चाहती है। जल्दी करो और उसे बचाओ, जल्दी करो। दूसरे पक्ष का सटीक उत्तर सुनकर मीरा वर्मा तुरंत खुश हो गईं और बोलीं, जल्दी। जब दूसरे पक्ष ने मीरा वर्मा की बात सुनी तो वह चौंक गया और बिना देरी किए नंबर 1501, यूनिट 1, बिल्डिंग 1, टाइम्स मिंगरूपी पहुंचा। और रूपा के लाइव प्रसारण कक्ष में रूपा की भावनाएं चरमरा गई थीं। कोयला पहले से ही जल रहा था, लेकिन उसका कमरा बंद था और तापमान तेजी से बढ़ रहा था। रूपा के मन में सचमुच आत्महत्या का विचार आया। उसके 2 बॉयफ्रेंड थे और पहले बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था। जब उसका दूसरा बॉयफ्रेंड हुआ तो उसने उसे धोखा देकर शंघाई ले जाकर उसके लिए एक घर खरीद लिया। इतना ही नहीं, उसने 2 भाइयों के साथ मिलकर उसे नशीला पदार्थ पिलाया और कुछ गंदी और अवर्णनीय हरकतें की। और बाद में वह गर्भवती हो गई और बच्चा चला गया। रूपा को लगा कि पूरी दुनिया अच्छी नहीं है। वह लंबे समय से उदास थी और लाइव प्रसारण के दौरान अनगिनत नेटिजन्स द्वारा उसकी कड़ी आलोचना भी की गई। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।